हश। हेलो 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 हेलो, कैसे हो बच्चे? पार्टी आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है? ब्ला 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 ब्ला। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? बच्चे पार्टी मजामा, कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर आयुध कपिया प्रोफेसर, और चालू करेंगे आज नया चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। आपके घरों में एसी होगा, ये वो एसी नहीं है, वो एयर कंडीशनिंग होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। समझते हैं क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसी वर्सेस डीसी और एलसी ऑसिलेशन को आज अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। चलो, एलसी ऑसिलेशन अपन बाद में पढ़ लेंगे, पहले अपन थोड़ा एसी को ही पढ़ते समझते हैं, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो बेटा, करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी, इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसका जब आप ग्राफ बनाते हो करंट ऑन टाइम का, तो ये हमेशा सेम आता है, हमेशा सेम आता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? एक होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसका ग्राफ बनाते हो तो ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे स्विच मारता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दोनों के अपने अपने यूज होते हैं बेटा, ठीक है? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में दो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। डायरेक्ट करंट का एक सबसे बेसिक काम होता है बेटा, ये अपने को बैटरीज चार्ज करने में हेल्प करता है, चार्जिंग बैटरीज। कैसे? जैसे मोबाइल है आपका, जितने भी डिवाइसेस है जो आप यूज करते हो, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, कंप्यूटर चलिए ठीक है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब के अंदर या डिवाइस जो आप नॉर्मल सेल्स लेकर आते हो, जिसमें भी आप सेल लगाते हो, ये सब के सब में क्या लगता है बेटा? इन सब के सब में कौन सा करंट लगता है? डीसी करंट लगता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, स्लाइड में आप वर्क नहीं करा, मैं सही कर देता हूँ उसको, रुक जाओ। हम्म। अल्टरनेटिंग करंट का क्या यूज होता है बेटा? ये जो होता है, ये अपन नॉर्मल जो अपने घर में आता है, घर में यही आता है, घर में आता है। तो जो आप लाइट पंखे वगैरह चलाते हो घर के अंदर, जो लाइट्स चलती है अपनी, फैंस चलते हैं, वो सब एसी पे काम करते हैं, ठीक है? एसी करंट की अच्छी बात होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इजी होता है। फिर इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन हो सकता है। मतलब स्टेप स्टेप डाउन मतलब जैसे मेरा पोटेंशियल जैसे 220 वोल्ट है, बहुत इजीली 110 वोल्ट बनाया जा सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। या स्टेप अप करना मतलब बढ़ाना होता है, जैसे लेटेस्ट से कि 110 वोल्ट है, इसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इजीली हो जाएगा। स्टेप डाउन मतलब जैसे कोई ज्यादा है, जैसे 22,000 वोल्ट से मुझे 4400 वोल्ट करना है, स्टेप डाउन। तो आप इसके अंदर इजीली वोल्टेज को चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। एनर्जी लॉस ज्यादा नहीं होता इसमें, ठीक है? तो ये आपके एसी करंट के बेसिक बेसिक यूजेस होते हैं कंपैरेटिवली। इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको अपन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं करते। तो रियल लाइफ में कैसा वर्क करता है सिस्टम, समझो बेटा। अपन क्या करते हैं, जहां पर भी पावर सोर्स होता है, जैसे डैम वगैरह हो गया, डैम वगैरह हो गया, डैम में पानी गिर रहा है,
जहां पानी गिर रहा है अपन ने वहीं पर क्या करा, जहां भी पानी गिर रहा है डैम में से, वहां हमने क्या करा, एक चक्की लगा दी, पवन चक्की टाइप लगा दिया, विंड मिल टाइप जैसे होता है ना, टरबाइन टाइप लगा दी। टरबाइन पे क्या हो रहा है, ये गोल गोल घूम रही है टरबाइन, यहाँ अपन मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगा देते हैं, यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इसे बोलते हैं जनरेटर। सब कुछ इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कैसे सारी चीजें काम करती है। जनरेटर से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, डायरेक्ट एसी करंट प्रोड्यूस होता है। फिर इसको अपन स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप करने के लिए अपन यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर को। स्टेप अप करके ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं ताकि पोटेंशियल बढ़ जाता है, फिर ये करंट जाता है जाता है जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस जाता है, फिर अपने इंडिविजुअल मल्टीपल टाइम्स इसका स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन होता है यूजिंग अगेन ट्रांसफॉर्मर। आपके मोहल्ले में भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, हर कॉलोनी में होता है, क्योंकि स्टेप अप क्यों करते हैं, डाउन ही करना था तो वापस, क्योंकि बेटा ज्यादा स्टेप अप हो जाता है ना तो एनर्जी लॉस कम होता है, या बोले पावर लॉस इज लेस। फिर स्टेप डाउन करा, फिर स्टेप डाउन करके ये आपके हाउस में आ जाता है, घरों में सप्लाई होता है। तब आप या तो एसी को यूज कर लेते हो, या यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करते हो डीसी के अंदर कुछ डिवाइसेस में, जैसे अपन जो अडाप्टर वगैरह होता है ना, मोबाइल का चार्जिंग का जो अडाप्टर वगैरह होता है, ये सब इसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप डाउन भी करना पड़ता है कभी और ज्यादा, वो सब कुछ अडाप्टर अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर आप इनको यूज कर लेते हैं। इसके लिए अपन रेक्टिफायर यूज करते हैं डीसी से कन्वर्ट करने में, एसी में, एसी से डीसी कन्वर्ट करने में, और देन अपन इसको यूज करते हैं। तो ऐसा पूरा पावर ग्रिड काम करती है बेटा, ऐसे डैम या कहीं पर भी कोई भी विंड मिल हो सकती है, डैम हो सकता है, या अपना पावर जनरेटर के लिए जैसे कोल वाला जनरेटर हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, अलग अलग पावर प्लांट होते हैं। इन सब में क्या होता है बेटा, अपन जनरेट करते हैं क्या, एसी करंट, उसको स्टेप अप करते हैं ट्रांसफॉर्मर से, स्टेप अप करंट में एनर्जी लॉस कम होता है, तो जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, फिर जब घर के आसपास आने कोई जगह होती है, या सिटी के लिए भी कई बार होता है, स्टेप डाउन कर देते हैं ट्रांसफॉर्मर लगाकर, ट्रांसफॉर्म नहीं ट्रांसफॉर्मर। फिर घरों में आ जाता है, घरों के अंदर या तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, या कुछ बदलते बदलते नहीं, या फिर कई बार डीसी में कन्वर्ट करके अपन डिवाइसेस चार्ज वार्ज करते हैं, उसमें रेक्टिफायर लगता है। ये अपन सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे कैसे काम करता है। तो ये मोटा मोटा तरीका होता है बेटा, ठीक है। आप समझ में बच्चों बात आई? अरे बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? कई बार अपन वायरलेस चार्जिंग में बेटा कंसेप्ट इंडक्शन का इस्तेमाल होता है, बात करेंगे उस बारे में भी, तो पहले ये बेसिक चीज समझो। हाँ बेटा, स्टेप अप से धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ये यहीं से इसके बीच में, यहाँ से यहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अब स्टेप अप बहुत सारी जगह पे स्टेप डाउन करना पड़ता है, लेकिन में ज्यादा वोल्टेज का एसी करंट जो होता है ना, जितना हाई वोल्टेज का एसी करंट होगा उससे पावर लॉस उतना कम होता है। अपन अभी आगे एसी में पावर लॉस पढ़ेंगे तब समझेंगे इसके पीछे का कारण, पर अभी अपन ने ओवरऑल पिक्चर समझी, ठीक है। ओवरऑल अपन ने पूरी पिक्चर समझी कि कैसे ये पावर जनरेट करके आपके घर तक आ पाती है। अपन जनरेटर भी पढ़ेंगे, पूरा डिवाइसेस पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे, जनरेटर भी पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ेंगे, अपन और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जनरेट कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। रेक्टिफायर इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, रेक्टिफायर लास्ट टॉपिक होता है अपना, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स जो अपन पढ़ते हैं। रेक्टिफायर आता है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, क्योंकि उसमें डायोड का इस्तेमाल होता है। डायोड अभी अपन नहीं पढ़ते इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपकी फंक्शनिंग होती है। कोई से पावर जनरेटिंग प्लांट होता है, विंड पावर, सोलर पावर। सोलर पावर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, सोलर पावर थोड़ा सा अलग होता है।
उसमें सेमीकंडक्टर यूज में आते हैं, वो भी अपन वहीं पे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। पर बाकी सारे प्लांट्स में क्या होता है, हमेशा कोई ऐसे गोल गोल टरबाइन घुमाई जाती है, ठीक है, टरबाइन गोल गोल घूमती है, पावर जनरेट हो जाती है, पावर जनरेट हो जाती है, फिर उसको अपन क्या करते हैं, स्टेप अप करके कोशिश करते हैं हाई वोल्टेज क्रिएट कर दें। इसलिए जो बिजली के तार होते हैं ना, जो जाते थे आप रोड वोड पे कभी ट्रिप पे गए तो लंबे लंबे बिजली के तार दिखते हैं, बहुत सारे मोटे मोटे तार दिखते हैं, वो बहुत हाई हाई वोल्टेज कैरी करते हैं, वो लग जाता है, वाट लग जाएगी, मर जाओगे, फट जाओगे पूरे तरीके से, ऑन स्पॉट फट जाओगे, ठीक है। एक वीडियो हमको मिला था एक बार, हम एक केस आया था जब हम हॉस्पिटल में थे इंदौर के पास के एरिया का, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, एक बंदा था, उसने वहां पे एक बिजली का तार वार या कुछ वहां पे कुछ खुला उला टाइप होगा, कोई जगह थी वहां पर पास वाले एरिया में, तो वहां पर उसने जाकर वो इस होता है पब्लिक में, कई लोग वॉशरूम चले जाते हैं पब्लिक में, कई लोग सुसु वसु कर देते हैं, तो पब्लिक में यूरिनेट कर रहा था, तो गलती से क्या हो गया, जहां यूरिनेट कर रहा था ना, वहां बिजली का तार का वो स्टेप्ड अप वाला बिजली का तार था, मतलब उसने यूरिन जैसे उसकी तार को टच हुई, ऑन स्पॉट उसकी बॉडी फट गई पूरी, इतना खतरनाक स्टेप अप होता है भाई ये, लिटरल इसके जैसे मूवी में देखते हैं ना, पूरा बॉडी फट जाती है, हमने वो रियल लाइफ में देखा है, वो वीडियो भी हमारे पास पूरा आया था उसके कैमरा से जो कैप्चर हुआ था, इट वाज वेरी हॉरिबल टू वॉच, मतलब मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया था उसके बाद में, बहुत गंदा था वो, पर वो केसेस होते हैं बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के चीजें करनी चाहिए, एक तो पब्लिक में यूरिनेशन नहीं करना चाहिए आपको, पहली चीज तो एक ये भी आती है, दूसरा जहां पे से तार वार वाले सिस्टम लगे हो वहां से थोड़ा बच के रहना चाहिए, बहुत रिस्की होता है बिजली की लाइनें, वहां डेंजर का साइन भी लगाते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो बहुत वन ऑफ द वर्स्ट केस था भाई, मैंने देखा है कितना डेंजरस था वो, ठीक है, एक ये केस देखा था और एक केस देखा था हमारे इंदौर में, एक स्कूल में हुआ था ये केस, और वो स्कूल में क्या होता है, उन्होंने फेंसिंग लगा रखी थी बिजली की लाइन की, पर वो एसी नहीं, शायद वो डीसी करंट था, एसी करंट था, मुझे याद नहीं है, पर वो जो फेंसिंग लगा रखी थी उसके ऊपर बच्चे कूदकर उधर बाहर भाग जाया करते थे, पीछे से होता है ना स्कूल में फेंसिंग लगा रखी होती है, तो वो स्कूल थोड़ा सा बाहर वाले रिमोट एरिया में है, तो थोड़ा सा समझो वहां तेंदुए वेंदुए की भी रिस्क टाइप भी होती, तो इलेक्ट्रिफाइड बिजली के तार थे। अब तेंदुए तो वैसे कभी कई सालों से नहीं स्पॉट ऑन हुए हैं, पर वो एक लड़की थी स्कूल की, बहुत छोटी थी, आई डोंट 8th क्लास में 7th 8th क्लास की बच्ची होगी, उसकी डेथ हो गई थी इन वायर के कारण, टच कर दिए थे उसने, तो ये बहुत रिस्की चीजें होती है, ठीक है, फिर वो बहुत भयंकर स्कूल पे केसेस चले थे, वो अलग चीज है, और वो बहुत अलग चीज हो गई थी, पर ठीक है वो बात, मतलब अगेन तो बेसिकली खुले तार से बच के चलो और पब्लिक में यूरिनेट नहीं करो, दोनों गलत चीज होती है, ठीक है, ये तो फिर वो स्टेप अप हो जाता है ट्रांसफार्मर। अब वो स्टेप अप क्यों करते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस कम होगा, ठीक है, डीसी से लाओगे या कम वोल्टेज से लाओगे, जितना कम वोल्टेज उतना एनर्जी लॉस बढ़ जाता है, तो अच्छा खासा पावर ट्रांसफर हो जाती है। अब ये इतना तेज जो करंट है तुम्हारे घर में तो बेच नहीं सकते भैया, ठीक है ना, घर में तुम्हें हो सकता है कभी बिजली का शॉक भी लगाओ, तो सर उन्होंने शॉक लगा तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, हाथ सुन हो जाता है, कई बार हल्का सा काला काला पड़ जाता है, इतना होता है, और इतना हाई वोल्टेज होगा तो फटी जाएगी तुम्हारी बॉडी, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि करंट का शॉक तो बहुत लोगों को लग जाता है घर में भी एसी का, तो पहले स्टेप डाउन करना पड़ता है, ठीक है, अपने डिवाइसेस भी सब इस हिसाब से बने कि 220 वोल्ट पे चलते हैं इंडिया में, तो स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो स्टेप डाउन समझ में आया, ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है, फिर ये डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, या फिर घर के अंदर रेक्टिफायर या चार्जर्स में रेक्टिफायर होता है जिससे डायरेक्ट करंट यूज में आता है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। हाँ, आपके स्कूल में 7th की लड़की वायर टच, तो ये मतलब दीज आर द थिंग जो सुनी सुनी कहानियां, आप लोगों ने सब लोगों ने ऐसी कोई कहानी सुन रखी होगी ना, कि तार टच करा और डेथ हो गई, तो बहुत डेंजरस होता है, पर वो कौन से तार होते हैं, स्टेप अप वाले तार होते हैं, बहुत हाई वोल्टेज होता है इनके अंदर, तो थोड़ा संभाल के रहा करो, मतलब ठीक है, तार वार से बच के चलो। अब आप फिजिक्स पढ़ चुके हो, आपको पता है रिस्क बहुत ज्यादा होती है इन चीजों में, ठीक है बेटा। लगभग करंट का शॉक बहुत लोगों को लगा होगा, ठीक है। ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है बेटा, दोनों ही डेंजरस होते हैं, सच्चाई बताऊं तो दोनों ही डेंजरस होते हैं दोनों ही डेंजरस होते हैं हाई वोल्टेज में, कंपेरेटिवली एसी को मैं बहुत ज्यादा डेंजरस मानता हूँ, डीसी भी डेंजरस होता है, पर इसके पीछे भी खतरनाक कहानी है, अगर आपने थॉमस एडिसन और टेस्ला का कभी नाम सुन रखा है तो, मतलब ये क्या आपने कभी नाम सुना है थॉमस एडिसन और टेस्ला का, बताओ, क्या कभी कभी भी नाम सुना है अपने इन लोगों का। ठीक है, मैं वो कहानी निकाल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ किसने क्या बनाया था, टेस्ला ने एसी बनाया था या डीसी बनाया था, टेस्ला ने, हाँ, टेस्ला ने एसी बनाया था और थॉमस एडिसन ने डीसी बनाया था, ठीक है, दो टाइप के करंट उस टाइम पे एक साथ डिस्कवर हुए थे दोनों तरीके से, तो थॉमस एडिसन जो है वो डीसी को सपोर्ट करता था, वहीं पर टेस्ला बोलता था एसी बेटर है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, तो सही बात है एसी बेटर होता है एक्चुअली, ठीक है, पर एडिसन को प्रूव करना था कि टेस्ला गलत है,
तो बंदे ने क्या करा था, एक प्रिजनर था जिसको डेथ रो, जो मरने वाला था, उसको लेकर आके पब्लिक में ले आया था वो पब्लिक के अंदर उसको बोला था इसको करंट से मार के दिखा दे, देखो डीसी, देखो एसी चलाऊंगा तो ये तक मर जाएगा, कितना डेंजरस है। तो बस टेस्ला को गलत प्रूव करने के लिए उसने बहुत सारे बच्चों को लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमेटाइज कर दिया था। बड़ी अलग कहानी, कभी टेस्ला और एडिसन की कहानी सुनोगे ना, ऐसा लगेगा आपको मूवी टेल है भैया, तुम भूल जाओगे भैया ओ माय गॉड हैरी पॉटर क्या है, टेस्ला एडिसन की कहानी है। खतरनाक राइवलरी है, खतरनाक, बहुत खतरनाक। साइंस की राइवलरीज बहुत खतरनाक होती है। एक न्यूटन की और लेंस या लाप्लास की लाइब्रेरी थी, राइवलरी थी, बहुत डेंजरस होती है लाइब्रेरी राइवलरी, लड़ाई आपस में, झगड़ा। साइंटिस्ट की लड़ाई नेक्स्ट लेवल होती है, ठीक है, लोग भी मरते हैं लड़ाइयों में बहुत ज्यादा। ठीक है बेटे, बात समझ में आई। उसके अलावा एक चीज और है, अगर कोई कभी सवाल पूछ ले एसी डेंजरस है डीसी, तो दोनों ही होते हैं डेंजरस, तो हाई वोल्टेज पे कंपैरेटिवली अगर बात करो दोनों में, अगर सब कुछ सेम से है तो एसी कम से कम 5 टाइम्स मोर डेंजरस बोलते हैं डीसी से। कोई कारण नहीं है, ज्यादा होता है, पर अगेन वही चीज है ना कि ठीक है, एक बार वो चलते आ रहा है 5 गुना तो 5 गुना होता है, हालांकि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, पर बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछ ले तो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, कोई पूछ ले तो बता देना ये। पर अगेन सेम चीज है, अगर हाई वोल्टेज पे जा रहे हो दोनों पे ही मरोगे, लो वोल्टेज में दोनों में झटका लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत वो वाला बात नहीं होता है। ठीक है, चलो अगेन सेकंड चैप्टर में जो चीज पता होनी चाहिए बेटा, वो होनी चाहिए अपने को क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जो इस चैप्टर में फिर से बहुत काम आएंगे। तो हमको पता है जो पाइथागोरस का सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, जैसे 3, 4 और 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, और कौन कौन से होते हैं बेटा, आपका 5, 12, 13, 7, 21, 24, 25, ये अपने वो वाले हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें रूट नहीं आता। रूट वालों में क्या जाता है बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, एक तो 1 और √3 का 2 होता है, एक 1 और 1 या कोई भी x और x का x√2 हो जाता है। तो ये कुछ कुछ मोटे मोटे ट्रिपलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत होगा इस चैप्टर के अंदर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए, याद रहते हैं आपको ये। तो मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो, आपका पहला लेक्चर नहीं है, तो आपको पता होगा पाइथागोरस को मैं कितना यूज करता हूँ। हालांकि पाइथागोरस नहीं बनाई थी आइडेंटिटी, पर ठीक है, पाइथागोरस के नाम पे आप बोलते हैं तो बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्या जाता है किसने बनाई हो, अभी तो मेरा काम पढ़ाना है। बच्चों बात समझ में आई है, बोलो क्लियर है बच्चों बातें, बहुत बढ़िया। 1, 1, 1 √3 बेटा पाइथागोरस की नहीं होती, वो होता है 1, 1, 1 3 √3 है, वो 3D में घुस जाता है, उसका यूज इस चैप्टर में बहुत कम पड़ेगा आपको, ना बराबर पड़ेगा। अगली चीज जो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में काम आए में, वो है पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 रखना होता है। बहुत ज्यादा काम आती है बेटा ये चीज, इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। ठीक है, पाई स्क्वायर को 10 रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बहुत बार इस चैप्टर में पाई स्क्वायर आएगा, आपको 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी। बोलो बेटा क्लियर है, बातें बेसिक बेसिक बातें, सिंपल सिंपल चीजें बेटा। आईआईटी पे आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज लेता हूँ, मत लिया कर बेटा। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने में फिजिक्स अच्छा पता है, बुराई इसी बात है ना कि सच्चाई हो या बुराई हो या कुछ भी हो, हकीकत यही है कि सिलेबस के बाहर का ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सिलेबस से, है ना। होती है इच्छा पढ़ने की, वही जो सिलेबस में नहीं है। वो टफ भी हो तो मजा आता है पढ़ने में, वो सिलेबस पढ़ने में लगता है यार ये तो क्या है यार, होता है ऐसा। मेरे साथ तो होता था जब मैं 11th 12th में था, और मैं फिजिक्स पढ़ता था, तो मेरी इच्छा होती थी मैं पढ़ूं यार वो स्पेस में ब्लैक होल, अच्छा ब्लैक होल क्या है, ड्वार्फ स्टार क्या है भैया, ओ माय गॉड सन क्या बनेगा, सन में क्या बनेगा, जाए नेबुला क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, ऐसा भी चीजें पढ़ने का ऐसा मजा आता है ना। ओ अच्छा ऐसा होता था, और अच्छा ये अच्छा अच्छा सुपर कंडक्टर के कूल कर दो क्या हो जाता है, अच्छा ये फालतू चीजें पढ़ने का बड़ा मन करता है ना अपने को। ओ भाई देखो भाई ध्यान से, वो आता नहीं ना एग्जाम में, बस काश वो चीजें एग्जाम में आती जो इंटरेस्टिंग होती इतनी। इंटरेस्टिंग तो ये भी है, और यही उन सबका बेसिस भी है। ठीक है, चलो देखो बेटा। अब देखिए पाई स्क्वायर होता है 10। अगले एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो आता है फेजर।
फेजर फिर आ गया, हाँ बेटा फेजर फिर आ जाता है, हर जगह फेजर फेजर का ही शौक है। देखो बेटा ध्यान से देखना, मैंने बोला फंक्शन यहां पर ले लिया लेट से, तो ये समझ में आना चाहिए, ये अगर 0 बोला है तो यहाँ पे अपन एंगल माइनस π/2 बोलते हैं, यहाँ पे एंगल अपन प्लस π/2 बोलते हैं। फेजर डायग्राम आपको पता होगा, यहाँ 0 डिग्री या π/2 या माइनस π/2, कुछ बेसिक फेजर का नॉलेज आपको होना चाहिए। साइन में 90 प्लस थीटा करते हैं तो आता है कॉस थीटा, साइन में 180 प्लस थीटा करते हैं आता है माइनस साइन थीटा, कॉस में 90 प्लस थीटा करते हैं तो आता है माइनस साइन थीटा, कॉस में 180 प्लस थीटा करते हैं तो माइनस कॉस थीटा। ये चीजें आपको यहाँ पे फिर से काम आती है बहुत जगहों पर, ठीक है। एक और बार लिख रहा हूं बेटा, एक चीज और जो बहुत ज्यादा काम आएगी, साइन में थीटा को ऐड करो, साइन में थीटा को 90 को माइनस करो, ठीक है, दोनों में ये हो जाता है कॉस थीटा, ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो यूज में अपने को आएगी इस चैप्टर के दौरान, ये कई बार यूज में आएगी अपने को। तो ये बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती है, बेसिक फेजर होता है, कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें होती है, सबको अपन अच्छे से करेंगे और जब चैप्टर में आएगा तब इसका प्रॉपर यूज करना सीखेंगे। तो चलो बेटा पहले यहां तक सबको क्लियर हो गया, बताओ यस या नो। चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह पर, ताकि अपन उसमें, क्योंकि देखो मैथ सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर, सबको क्लियर है? राधा बेटा डाउट टाइप कर देना पूरा का पूरा, तूने हर बार आधा था टाइप करती, चल ठीक है राधा, तेरे डाउट में टाइप कर दे, मैं तेरा सॉल्व कर देता हूँ। तेरा डाउट है ना, वो मेरे को भी पता है, एक डाउट पेंडिंग चल रहा है, वो करने का मन भी है सॉल्व, पर वो माइंड से निकल जाता है, हर बार निकल जाता है, रोज निकल जाता है कि वो सॉल्व करना है। वो बालक का तो कर दिया था मैंने उसके कमेंट्स में सॉल्व, तेरा रह गया वो डाउट, कर देता हूँ मैं। रोहन चौहान, रोहन तेरा कौन सा डाउट सॉल्व नहीं किया? डे 4 हो जाए, डे 40 हो जाए बेटा, कौन सा डाउट बताएगा तो सॉल्व होगा ना। बताओ बेटा। हैप्पी बर्थडे बबली, आपको बहुत बहुत बधाई हो बर्थडे की। 20 वर्ड्स लिख सकते हैं बस राधा। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन, निकालते हैं, ठीक है। देखो मेरे को क्वेश्चन इतना पता है, एक रॉड है, शॉर्ट में लिख के समझा दे क्वेश्चन क्या था बेटा, उसको ऊपर फेंका है नीचे फेंका है क्या बोला है, थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे क्वेश्चन माइंड से क्लिक करवा दे एक बार तो काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। अगली चीज अपने को लगेगी बबली एडिशन, अगेन कई बार पढ़ चुके सर, ये तो ये रट चुका होगा हमको। अब बबली बबली 0 पर, बबली बबली 60 पर, π/3 लिखूंगा मैं, 60 नहीं लिखूंगा, यहाँ रेडियन का ही इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में बेटा। बबली बबली 90 पर, बबली बबली 120 पर या 2π/3 पर, और बबली बबली अपोज में। बताइए क्या होगा? बबली बबली 0 पे हो जाएगा 2 बबली, 60 पे हो जाएगा √3 बबली, 90 पे हो जाएगा √2 बबली, बबली 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 काटो नल बबली। बोलो बेटा क्लियर है? क्या आपको सबको ये याद है बेटा बबली एडिशन? आई होप सबको रट चुका होगा ये तो। अच्छा पूरे साल में अगर मेरे से आपने पढ़ा है हर कोई भी चैप्टर, तो लगभग आधे चैप्टरों में इसको मैं एक ना एक बार तो सिखाता ही हूं, है ना। आपको सबको पता होगा ये चीज मैं कितनी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अच्छा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ आखिरी 15 दिन अपने सिलेबस के बचे, 15-20 दिन का सिलेबस बचा है, तो आपको रियलाइज ये भी हो रहा होगा बेटा कि हाँ सर ये आपने जो स्टार्टिंग से सिखाया था वो सही सिखाया था, कि ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है।
मैंने कब सिखाया था? वेक्टर में, कितने महीनों पहले सिखाया था कि वेक्टर में बोला था ये चीज बेटा हर चैप्टर में काम आएगी आपको, हर 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 चैप्टर में काम आएगी, और अभी तक हर चैप्टर में काम आ रही है ना। इसके बिना कितनी प्रॉब्लम हुई आप सोचो, कितने सारे सवाल इस तरीके से आपके बहुत फास्ट हो जाते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अगली चीज होती है टाइम कांस्टेंट, जो अपन कई बार देख चुके हैं बेटा। अलग अलग सर्किट्स का अलग अलग टाइम कांस्टेंट होता है, वो जिसके यूनिट एंड डायमेंशन टाइम से मिलते हैं। एक होता है आरसी, एक होता है एल बाय आर, एक होता है अंडर रूट ऑफ एल सी। इन सब का इस्तेमाल अपन को चैप्टर में आता है कई जगहों पर। इस चैप्टर में मेनली अंडर रूट एल सी का इस्तेमाल होता है, पर समझेंगे, सब चीजें समझेंगे अपन। तो ये सारी चीजें होती है जो अपने को यूज में आने वाली है, ठीक है। अगेन अपन पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने पहले वार्म अप होता है कि हाँ ये आता है आता है आता है आता है, अब चालू करेंगे। चेकलिस्ट होती है ना बेटा, तो तुम्हें बोला कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो पहले चेक तो करेंगे भाई, 1 किलोमीटर दौड़ पाते नहीं सर, 1 किलोमीटर में तो सांस फूल जाती, पर एवरेस्ट चढ़ लूंगा मैं। बंदरों, पहले चेक करो क्या क्या तुम्हें बेसिक आता है नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज टाइम? सिंपल सवाल, देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं। अभी अभी पढ़ा है, रिवाइज भी करवा दिया, देखो कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। आर सी एल बाय आर या अंडर रूट एल सी, किसका डायमेंशन होता है टाइम के बराबर? बोलो बेटा। हम्म 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 हम्म। और जैसे प्रचंड में जो आपको पूरा जैसे 12th का पार्ट तो मैंने नहीं पढ़ाया है, पर आप, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला कि 12th की पीडीएफ भी चाहिए, तो एक बार प्रचंड खत्म हो जाएगा बेटा, तो जो क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है ना, जो प्रॉपर पीडीएफ होती है कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, जैसे मैं सारा कलेक्शन देता हूँ ना एक जगह पे, सारे क्वेश्चन, किसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता टाइप, वो मतलब जो एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू, जो कि आप लोगों को क्या होता है, आप अलग अलग कोचिंग की मॉड्यूल्स करते हो, कुछ बच्चे फिजिक्स वाला की कर रहे हो, अनअकैडमी, एलन, वेदांतु, ऑफलाइन में आकाश और भी लोकल कोचिंग्स की मॉड्यूल करते हो, फिर उसके बाद कोई सी बुक लगा देते हो, कोई सी भी, या तो आप अपना एनसीईआरटी पंची लगा देते हो, या आप और कोई सी बुक लगाते हो, प्रैक्टिस की बुक वगैरह, अलग अलग जो लगी एमटीजी वाली बुक लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे फिंगर टिप्स लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे और बुक्स लगाते हैं। फिर कई बच्चों को टेंशन होती है सर एससीवी आप लोग करवाते हो, ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके, एससीवी के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, अंदर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए पूरी बुक इतनी महंगी कौन खरीदे वाला गेम हो जाता है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम होती है ना सर, कितने लगाएंगे हम, खत्म नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो उसका सॉल्यूशन आप लोग बोलोगे तो मैं, प्रचंड एक बार खत्म हो जाए तो थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा आपको, पता प्रचंड के साथ और बैच दोनों साथ में चल रहे हैं, स्ट्रीम बिजी हूँ, तो वो पीडीएफ भी मैं आपको दे सकता हूँ, तब बना पाऊंगा मैं उस टाइम पे, हर 2-2 दिन में एक एक चैप्टर की बना दूंगा मैं आपके लिए वो, ठीक है। तो इफ यू गाइज वांट दैट, तो फिर मैं उस चीज में मेहनत करके आपको सिंगल शॉर्ट में सब चीजें दे दूं कि भैया इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, तो वो मैं दे पाऊंगा, लेकिन आफ्टर प्रचंड एंड से ना 20 तारीख के बाद स्टार्ट कर पाऊंगा वो मैं। गलत बोला गया क्या? अरे कोई बात नहीं, चलो आंसर आया आपका इसका एबीसीडी में, तो डी हो जाएगा, है ना। सबका डायमेंशन टाइम जैसा होता है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्टेंस और इंपीडेंस क्या होता है बेटा, समझते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। रिएक्टेंस और इंपीडेंस क्या होता है? हम्म, हम्म। तो वो दैट विल बी वन शॉट सॉल्यूशन है। जैसे अभी प्रचंड में 11th वाले पार्टी में तो आपको पता है कि भैया ये कर लिया तो कुछ और बाहर का आ ही नहीं सकता, सेम वे में बेटा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें सब कुछ। आइए देखिए, हाँ तो उसके बाद 2-3 दिन सोऊंगा मैं, फिर ही दूंगा चीजें, देखो ध्यान से, अभी मार्च से स्टार्ट करूंगा ये सब सा। रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस समझते हैं क्या होता है। देखो बेटा बात क्या होती है ना, जैसे रजिस्टर जो होता है, ये तो अपन सिर्फ रजिस्टर के लिए देते हैं, पर अब एक कैपेसिटर भी है भैया और एक इंडक्टर भी भैया, एसी में इन सब में भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, पर वो प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे रेजिस्टेंस एनर्जी लॉस कराता है ना, इनमें भी एक टाइप का रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, पर वो एनर्जी लॉस नहीं कराता, ठीक है, वो एनर्जी लॉस नहीं कराता है। तो अब क्या बोले, बोला इसके अंदर भी कुछ क्रिएट करना है भैया, तो बोला इनको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस की बहन होती है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस,
इसको लिखते हैं एक्स सी और एक्स एल से। बेटा जल्दी जल्दी में ना ये सी और एल एक जैसे दिखने लग जाता है, तो थोड़ा सा संभल के देखना ये चीज क्वेश्चनों में। एक्स सी और एक्स एल अपन रफ वर्क भी करते टाइम सी और एल जल्दी जल्दी में सेम लिख देते हैं बहुत बार फास्ट फास्ट में। मैंने ये गलतियां करी है, तो ये कुछ गलतियां जो कोई बताएगा नहीं तुमको, पर एग्जाम टाइम में बेटा जब वो रफ वर्क करते हैं ना फटाफट से, तब ये गलतियां हो जाती है। तो ये थोड़ा माइंड में रखना कि भैया एक्स सी या एक्स एल है, ठीक है, इसको थोड़ा संभल के रखना चीजों को, ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? एक्स सी एक्स एल। मैं पर्सनली क्या करता हूं बेटा, मैं जनरली मैंने ये कर रखा है कि मैं एक्स सी ऐसे लिख देता हूं और एक्स एल ऐसा कर देता हूं, ताकि मेरे को याद रहे मैंने इधर खींचा है मतलब कैपेसिटर, इधर खींचा है तो इंडक्टर है। ये मेरा तरीका है, जब मैं एग्जाम में सॉल्व करता था, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं ऐसा करता था, क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग इतनी खराब है, तो मैं वहां पे बाद में अपना ही रफ वर्क नहीं पढ़ पाऊंगा पेपर में नहीं पढ़ पाते बेटा, समझ ही नहीं था कहाँ पे क्या लिखा था। आप लोगों के साथ भी कई बार ये हुआ होगा, होता है। जैसे मेरे साथ टू और अल्फा में होता था कि यार जल्दी जल्दी में टू अल्फा समझ ही नहीं आ रहा, टू लिखा है अल्फा लिखा है, जल्दी जल्दी में टू भी यही है अल्फा भी यही है, तो मैं अल्फा लिखकर ऐसा कर देता हूं हमेशा कि बीच से ऐसा गया हुआ है, मतलब सिमेट्रिक है, अल्फा लिखा हुआ है, तो मैंने ये मन से बना दिया। जैसे थीटा और क्यू दोनों ऐसा हो जाते थे, तो मैं थीटा में ऊपर मारता हूँ, क्यू में नीचे मारता हूँ, ताकि मेरे को याद रहे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। जैसे टू में और जेड में भी गड़बड़ हो जाती थी, तो टू और जेड में बीच से काट दिया, अल्फा में इधर काट दिया, ताकि डिफरेंस समझ में आए मेरे को सब में। तो ये ऐसी मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं, हाँ बॉक्स बाय एक्स और एन में हो जाता है, तो ये सब चीजें है। तो इस केस में क्या होता है, अपना पता है जो गलती करते हैं तो उसको क्या तरीका है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कर लो चीजों को, ताकि गलती ना करें अपन। हम्म कोई बात नहीं बेटा। तो अब एक्स रजिस्टर है, उसकी बहन है रिएक्टेंस, दो बहनें, छोटी बहन एक्सी, बड़ी बहन एक्सएल। छोटी बहन कैपेसिटर, बड़ी बहन का रेजिस्टेंस एक्सएल, ठीक है। एक्सी एक्सएल इनकी वैल्यू होती है बेटा, एक्सी होता है 1/ω/c, एक्सएल होता है 1/ω L डायरेक्टली। तो आपके पास तीन टाइप की चीजें आ गई बेटा, क्या आ गया, तीन चीजें निकल कर आ गई। क्या होगा, रजिस्टर्स, रिएक्टेंस, रजिस्टर और रिएक्टेंस। रजिस्टर होता है रजिस्टर में, सिंपल सी बात है। रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर में और इंडक्टर में। जैसा रजिस्टर होता है सेम टू सेम होता है, सेम काम लगभग लगभग सब कुछ सेम होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, ये एनर्जी को पूरा उड़ाता नहीं है, वो समझेंगे उस बारे में, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्सी 1/ω/c, एक्सएल 1/ω/L। आराम से देखते बेटा, आ रहे बेटा, बात समझ में आई? आराम से देखो बेटा, क्या रिएक्टेंस समझ में आया बेटा? अब थोड़ा सा कुछ कुछ और समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कि देखो ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला करंट जो है वो है आई नॉट, लेट्स से करंट जो है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, बहुत सही, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, V बराबर आई आर, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सिंपल सी बात है, तो कोई मुश्किल ही नहीं इसमें, जैसे ये तो बड़ा इजी था। अब देखो एक चीज क्या हो जाती है, यही करंट अगर आता है कैपेसिटर में लेटेस्ट से, ध्यान से देखना बेटा, तो कैपेसिटर का, अब देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर मुझे निकालना है करंट आया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VC, वो क्या होता है बेटा, वो हमेशा रखना कैपेसिटर में डिफरेंस आ जाता है चार्ज अपॉन में Q/C, पर चार्ज तो दिया नहीं है, तो चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज होता है इंटीग्रेशन ऑफ करंट, करके देखते हैं, आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, आई नॉट बाय ओमेगा, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन में ओमेगा डिफरेंशिएशन में यहां मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
आई नॉट बाय ओमेगा, इसको साइन में ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकता हूं मैं। देखो अभी पढ़ना पड़ता है, देखो माइनस, फिर से साइड में लिख रहा हूं बेटा चंदा मामा, साइन ऑफ 90 माइनस सॉरी थीटा माइनस 90 क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ थीटा प्लस 90 क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। अब 90 नहीं लिखूंगा मैं, पाई बाय 2 लिखूंगा, ठीक है। 90 डिग्री गया, अब हम रेडियन वाले हैं, बड़े हो गए। तो यहां पे मैं निकालूंगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय ओमेगा, एक सी नीचे है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां से निकल कर आया रिएक्टेंस का फॉर्मूला बेटा। देखो देखो ध्यान से देखो, यहां पे जो आर आ रहा है इसकी वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, 1 बाय ओमेगा सी आ रही है, नहीं आ रही। देखो आप, वीसी बराबर आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एक्सएल क्या आ जाए, एक्स सी सॉरी, एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय ओमेगा सी। तो यहां से निकल कर आया ये फॉर्मूला। देखो V बराबर आई बाय, अब V बराबर आई आर होता है, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ 1 बाय ओमेगा सी आ गया। तो यहां से रिएक्टेंस का फॉर्मूला निकल कर आया बेटा। सिमिलरली आराम से देखो, कुछ मुश्किल चीज नहीं, इजी सी चीज है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, अब ये जा रहा है इंडक्टर में से यही करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का कितना होता है, VL आई एल डी आई बाई डी टी, यही होता है फॉर्मूला। एल डिफरेंशिएट करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। तो VL को क्या लिख सकता हूं मैं, आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये वाला लिख दिया। मैं एक एक चीज दिखा रहा हूं बेटा, कहां से पूरी निकल कर आई। तो यहां पे देखो, ये अपन एक्सएल लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू हो जाती है ओमेगा एल। यहां से ये पूरी चीजें निकल कर आती है बेटा। देखो यहां से पूरा का पूरा सॉल्व होकर निकल कर आता है। जस्ट टेक अ लुक एट इट एक बार अच्छे से। रजिस्टर का तो डायरेक्ट ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन दोनों में देखोगे 90 कम या ज्यादा का फेस डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसके बिना सब क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा, पर मैं अभी करवाना चाहता हूं आपको, कुछ कारण है उसके पीछे का। एक एप्टीट्यूड डेवलप करवाना है आपको यहाँ पे कुछ चीजों का, और बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है। आप देखोगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे ही तो है। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बाय कांस्टेंट जो भी होता है, ओमेगा नीचे आ जाता है। डिफरेंशिएशन साइन का कॉस होता है, फिर फेजर लग गया उसके अंदर, ठीक है। चलो सबने ये कर लिया बेटा, यस या नो, सिंपल सी बात है बिल्कुल। बोले बेटा यस या नो, क्लियर है। अब यहां से ये निकल कर आए रिएक्टेंस, कहां से रिएक्टेंस निकल कर आते हैं, तो ये डेरिवेशन से निकल कर आते हैं। अब ये डेरिवेशन का अपन जो चीजें काम किए वो देखेंगे बस, ठीक है बेटा। मेगा देख लेते हैं इसको भी एक बार। हाँ पढ़ लिया बेटा मेगा, आप जो बता रही हो समझते हैं, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं, आराम से देखना। कंफ्यूजिंग हो रहा है, नहीं बेटा कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो मैं भी तुमको हर स्टेप अगर एक एक स्लो स्लो करके दिखा दूंगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, पर मैं वो करूंगा नहीं, वो आप खुद करोगे। क्योंकि मतलब आप समझो, आप, मैं फिर बता चुका हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता है, प्रॉब्लम है तुम एक साथ बहुत सारा पढ़ लेते हो, एक साथ बहुत सब कुछ एक साथ देखने की कोशिश करते हो। तुम ये देखोगे नहीं आया, तुम ये क्यों देख रहे हो, तुम ये देखो ना, यहां से ये हुआ, Q बराबर आई डी टी हुआ,
ठीक है, ये तुम्हें समझ में आया? हाँ सर ये हमको आता है। आई की वैल्यू पता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये क्या तुम रख सकते हो? हाँ सर रख सकते हैं, ये हमको करना आता है। डी टी भी इंटीग्रेशन, डी टी गायब हो गया था। साइन का इंटीग्रेशन क्या कॉस होता है तुम्हें पता है? हाँ पता है सर। पर माइनस कॉस होता है पता है? हाँ पता है सर। ओमेगा नीचे आ जाता है? हाँ सर ये पता है। तो ये पूरा आई नॉट बाय ओमेगा। अच्छा अब ये माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या हमें साइन 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं? हाँ पता है। तुम्हें हर एक एक चीज पता है, तुम्हें ये पूरा पता है, पर एक साथ देखोगे तुम्हें नहीं बनेगा। फिर बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हें अगर फिजिक्स समझना है ना, तुमको एक साथ बहुत सारा देखना बंद करना पड़ेगा। हर स्टेप में चीज सोचो, कैसे हुई है, कैसे हुई है, कैसे हुई है, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, अजीब लग रहा है तो बेटा मेगा उसका कोई इलाज नहीं करवा सकता मैं, है ना। अजीब लगने का कोई इलाज नहीं होता। अजीब तो कभी भी लग जाता है किसी को भी, ठीक है। लोगों को शादी के 10 साल बाद अजीब लगता है, ये कौन आ गया अचानक से, देना ही नहीं, डिवोर्स कर लेते हैं। तो अजीब तो क्या भी होता है, तुम अजीब का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे अजीब लग रहा है वो तेरी प्रॉब्लम है, फिजिक्स की प्रॉब्लम है। फिजिक्स तो नॉर्मल चल रहा है भैया अपने रूलों पर, ठीक है। बालिका मेगा समझ में आया सबको? ओके बेटा बात। सिलेबस बेटा 4 साल बाद कराऊंगा, एक बार और पूछ क्लास बंद कर दूंगा। इरिटेट कर देता हूँ, 25,000 बता दिया, सिलेबस 7 तक कर दूंगा। 90% चीजें, एक आध चैप्टर कुछ बच सकता है बचा तो, एक दो ठीक है। हाँ बेटा इजी है, बहुत इजी, दिस इज एक्सट्रीम इजी। हाँ अब एक साथ देखोगे नहीं बनेगा, वही सेम चीज है बेटा। अब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी, अब तुझे यही नहीं पता कहां से आया, तो आगे का समझ में नहीं आता। तो मान ले आता है कोई और चैप्टर का होगा, तुझे नहीं आता, सीख क्लास के बाद देख लेना एक बार कौन सा चैप्टर का है। डी आई बाई डी टी डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएट करोगे साइन का कॉस, प्लस का कॉस होता है, ओमेगा बाहर रहता है, कॉस को फेजर से ऐसा लिख सकते हो। बस यही सारी चीजें हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या देखा बेटा, देखो समझो। अगर एक ही करंट, ध्यान से देखना बेटा, एक कैपेसिटर में आए, रजिस्टर में आए और इंडक्टर में आए, तो इसका जो रजिस्टर तीनों को, इसका रजिस्टर तो आर नॉर्मल हो जाता है, इसके रजिस्टर को बोलते हैं एक्स सी, जो 1/ओमेगा सी निकल कर आता है। इसका रजिस्टर को बोलते हैं एक्स एल, जो ओमेगा इंटू एल निकल कर आता है। ऐसे देते हैं एसी, इसका मतलब है ये एसी सप्लाई, इसमें से एसी करंट निकल कर आ रहा है। करंट की वैल्यू दे दी मुझे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए यहां पे एसी में मुझे साइन या कॉस की टर्म तो आनी पड़ेगी क्योंकि वेरिंग करंट है। चलो देखो, अपन सबकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पोटेंशियल की। V बराबर आई आर होता है, सबको पता है ये बात बच्चों, बताओ। तो देखिए ध्यान से, V जो मैक्सिमम होगा, V नॉट बोल लो, वो होगा आई आर। V बराबर इसमें मैक्सिमम जो होगा, इसको क्या बोल देते हैं अपन, V रजिस्टर जो मैक्सिमम होगा कितना होगा, आई आर होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा V इंडक्टर, वो होगा आई आर। इसमें आर को क्या बोलते हैं, एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। इसमें बात करें, वी कैपेसिटर सबसे ज्यादा क्या होगा, ये भी आई आर, पर यहाँ पे आर क्या होता है बेटा, आर क्या होता है, एक्सी, तो ये हो जाएगा आई बाय ओमेगा सी। ठीक है भाई, क्लियर क्लियर बात है, बताओ बेटा क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है बच्चों, बताओ। इजी है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पर ये करेक्ट नहीं है, मतलब ये आपने सिर्फ साइन कॉस के बाहर वाला पार्ट निकाल दिया है। आपने साइन और कॉस के बाहर वाला पार्ट निकाल दिया, अंदर वाला निकाला या बाहर वाला निकाला, बाहर वाला निकाला। अब साइन या कॉस तो देना पड़ेगा ना बेटा, तो कैसे देंगे, देखो वीसी हो जाएगा आई बाय ओमेगा सी साइन ऑफ, हमेशा ओमेगा टी तो आता है, साथ में देखते हैं क्या आता है। यहां तो डायरेक्ट है, इसमें तो सेम सेम ही होता है। V बराबर आई आर साइन ओमेगा टी, तो सेम ही रहता है। यहाँ पे वी एल बराबर आई एक्सएल या आई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी, साथ में कुछ होता है। अब बेटा अपन चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं, ठीक है।
लेट अस गो चैप्टर बाय चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर 12th क्लास का क्या था? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? चैप्टर देखो, चैप्टर के नाम तो याद है, पहले कैपेसिटर पढ़ा था, रेजिस्टर पढ़ा था या इंडक्टर पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, बताओ? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर में, सेकंड वाला पोटेंशियल वाला चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन, आप बताओ जल्दी। सबसे पहले क्या पढ़ा था? बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर पढ़ा था, वेरी गुड। सबसे पहले कैपेसिटर पढ़ा था, तो ये उसका रेजिस्टर पढ़ा, सबसे भी आखिरी में इंडक्टर पढ़ा। तो सबसे पहले जो पढ़ा पहले चला जाएगा, साइन के भी पहले -π/2, बाद में पढ़ा इंडक्टर +π/2, रजिस्टर के पहले पढ़ा कैपेसिटर -π/2, बाद में पढ़ा इंडक्टर +π/2। ये आपको पूरा हो गया भैया, डेरिवेशन आपके लिए यूजलेस, कोई काम करनी है, आपने डायरेक्ट निकाल ली चीजें। मजा आया भैया? क्या ये डायरेक्ट याद रह जाएगी? आपको बताओ, अब बताओ, अभी ये याद रहेगा? ये क्या भी प्रॉब्लम आएगी बताओ बेटा? तो बहुत सिंपल है, करंट, करंट बीच में पढ़ते अपन, करंट रजिस्टर, चैप्टर का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले पढ़ा कैपेसिटर -π/2 फेज में, इंडक्टर आदि पढ़ा +π/2 फेज में। सिंपल सिंपल बात है। पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया, एक बार में गेम खत्म। मेरा प्रोफेसर है भाई, ये बहुत कंफ्यूज करता है कई बच्चों को, मेरे को भी कर दिया था। तो देखो बच्चे, बात डिफरेंस यही है कि मैं तुम जहां बैठे हो वहीं से उठकर आया हूं, तो मुझे पता है कहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और कैसे दूर किया मैंने खुद का, मुझे वो भी पता है, तो मैं तुम्हारा सही करवाता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी देखो, अभी सबको समझ में आ गया। मेगा का डाउट क्लियर हो गया? स्लाइड में पॉप हो गया बेटा, वापस ऑन कर देते हैं यार, ये अलग ही दिक्कत है इसकी। सही कर दिया बेटा, ठीक है। बताओ बेटा, ऑल सेट, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चीजें इजी करो ताकि लॉन्ग टर्म रिमेंबर कर पाओ। अब इसी को अपन थोड़ा सा फेजर डायग्राम पे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने बनाया करंट, ठीक है। करंट I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है मेरे को। अब मुझे बनाना है पोटेंशियल, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, फेजर बनाते टाइम साइन कॉस ओमेगा टी को मैंने 0 पे मान लिया। तो करंट दे रखा है यहाँ पे कितना, I0 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट, आ जाएगा कितना, I0। ये I0 है मतलब। अब बताओ, यहां पे पोटेंशियल आएगा क्या, VR, वैल्यू हो जाएगी I0R। कैपेसिटर का पोटेंशियल नीचे आएगा VC, क्योंकि 90 पहले हो जाता है फेजर में, -90 हो जाता है, नीचे आ जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, I0 रजिस्टर ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, 1/ωc। ऊपर आ जाएगा पोटेंशियल किसका, इंडक्टर का, जो कि 90 जुड़ जाता है फेजर में। ये कितना हो जाएगा, I0R, R होता है ωL। ये आपका फेजर डायग्राम बन गया बेटा, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। टफ है क्या, इजी है? बताओ देखो कितना इजी डायग्राम बन गया। ऊपर VL है, नीचे VC है, इधर VR है। इट्स जस्ट लाइक वेक्टर्स ओनली। स्लाइड में बेटा मैंने ऑन कर लिया, 2 बार ऑन कर लिया, ठीक है। देखो डाउट भी आ रहे होंगे, मुझे लगता है आ रहे होंगे। देखो यार, देखो मुझे बेवजह ब्लॉक कर दिया किसने बेटा, मैंने नहीं करा।
रिविजन क्लास कब होगी बेटा? एक क्लास हो गई, ये देखो टेलीग्राम पे तो आ चुकी है। ओमेगा टी माइनस 90 कॉस ओमेगा टी नहीं होगा, नहीं बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी होता है ध्रुव, वो 90 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है, तो कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, याद रखना ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस 90 माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। बेसिक्स में गलतियां मत करना है ना, और किसी ने गलत पढ़ाया तो बताना मुझे गलत पढ़ाया उसने। इंडक्टर में ईएमएफ में माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, तो माइनस क्यों नहीं लिखा बेटा? माइनस भी होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, सब में माइनस होता है। यहाँ पे वी आर बराबर माइनस आई आर होता है, यहाँ पे माइनस क्यू बाई सी होता है, सब में ही होता है ना, तो इसलिए नहीं लिखा मैंने, सब में ही नेगेटिव है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक को मिड चैट वेरी गुड रश्मि, तो तू पढ़ा ले, आजा हट चुपचाप। डीसी ज्यादा होता है ऐसा बचपन से बताया गया था, कॉज उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होते, एसी में होते हैं तो दूर हट सकते हैं। लेट अस सी जनाब, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन गूगल, which is more dangerous, AC/DC? Alternating current is more dangerous than direct current. AC is about 5 times more dangerous than DC. ठीक है, all right. Why is it more dangerous? Because of frequency. AC's frequency can be up to 60 cycles per second, which can interfere with heart's electrical impulses. Voltage, higher voltage transformer AC में यूज होते हैं. Skin resistance, AC can induce the resistance of skin, allowing the more current to एंटर द बॉडी। डीसी नहीं घुस पाता है, एसी ज्यादा इजीली टूट जाता है, तोड़ देता है, क्योंकि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है ना, तो थोड़ा सा निकल जाता है स्किन से भी। इंडक्टेंस, एसी का ट्रांसफॉर्मर कैन कॉज हाई वोल्टेज स्पार्क दैट कैन ब्रेक डाउन द एयर एंड एंटर द स्किन। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, मल्टीपल। डीसी में क्लोज लूप नहीं बन पाएगा, तो बॉडी में चप्पल पहन रखी बच जाओगे। एसी में कई बार वो भी नहीं बच पाते, क्योंकि साइनसोइडल लूप में अंदर ही अंदर क्लोज पॉइंट बना देता है। तो जिसने बताया कि आपको डीसी ज्यादा डेंजरस है, उसने गलत बताया है, ज्यादा डेंजरस एसी होता है। मैंने कंफर्म भी कर लिया, हो सकता है मैंने गलत बताया हो, मैंने गलत पढ़ा हो ना, पर मैंने गलत नहीं पढ़ा है, एसी ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, दोस्त को कैसे मोटिवेट करूं बेटा? उसकी बंदी बटा ले, फिर वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मेरा इंतकाल देखेगी वगैरह, नहीं इंतकाल तो मरना हो जाता है, ठुकरा के मेरा यार मेरा जो भी देखेगी एक्स वाई जेड, तो पर वो मोटिवेट हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई करेगा बेटा। ठीक है, दोस्त के लिए यू कैन जस्ट डू दिस फॉर इट। और बताओ बेटा। सर इंडक्टर वाला इज इम्पीडेंस, नहीं बेटा गलत बोला आपने, इम्पीडेंस कुछ और होता है, आपको नहीं पता, बताऊंगा अभी मैं। स्कारलेट विच, एक भी जगह यहाँ चुड़ैल नहीं दिख रही मेरे को, सब तो क्यूटी पुकीज है। हाउस वायर में एसी करंट होता है, डीसी बेटा, हाउस वायर में एसी करंट होता है अपने घर में। प्रचंड कब खत्म होगा? 20 फरवरी सौम्या। सीसीसी 60 होगा इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली। चलो बताओ, आगे बात करते हैं, पढ़ाई कर अंदर। हाँ इंतकाम इंतकाल जो भी होता है, हाँ तो इंतकाम हो जाएगा, नहीं तो इंतकाल हो जाएगा, गधे को ध्यान से। चलिए, अब इसको मानते हैं वेक्टर है, फेजर का काम ही होता है वेक्टर बना देना। तो अपने पास यहां पर है वी आर, ऊपर लेके आ जाएगा वीएल माइनस वीसी। देखो ये दोनों 180 डिग्री पे है वेक्टर, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वीएल माइनस वीसी आ गया। नेट रिजल्टेंट यहां पर पाइथागोरस से निकालेंगे बेटा, देखो, और यहीं पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बहुत यूज हो जाता है। नेट वी जो होता है, इसको ई से लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट में कैसा होगा बेटा? वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर। सिंपल, लाइफ बहुत सिंपल है बेटा। आओ देखो ध्यान से देखो बेटा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ दिया, क्या आ गया निकल के? ईएमएफ निकल के आ गया। बड़ा सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें अगर ये एंगल बोलते हैं फाई है, तो टेन फाई की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? देखो यहाँ पे मल्टीपल सवाल होते हैं। टेन फाई की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा निकल के? टेन क्या होता है? दूर वाला अपॉन पास मारा, वीएल माइनस वीसी बाय वी आर। ये किसकी वैल्यू निकल के आती है? टेन फाई की। कॉस फाई की भी पूछ लेते हैं कभी कभी वैल्यू। कॉस फाई, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, वी आर अपॉन में टोटल जो ईएमएफ ई है, ये पूछ लिया जाता है। तो बेसिक बेसिक बातें होती है। तो फाइनल, अब सिर्फ दो चीजें हो सकती है, देखना ध्यान से बेटा। पहला केस होता है जिसमें वीएल बहुत बड़ा है वीसी से, ठीक है। एक केस होता है जिसमें वीसी बड़ा है वीएल से,
दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा देखना ध्यान से। जब VL बड़ा होगा VC से तो ये ऊपर ज्यादा है, तो जो E है, करंट तो इधर है, जो E है वो ऊपर की साइड आ जाएगा, ये फाई एंगल। पर जब क्या होगा बेटा, VC बड़ा होगा VL से, तो जो E है वो नीचे की तरफ आ जाएगा पाई पे, क्योंकि नेट में ये नीचे ज्यादा हो जाएगा तो रिजल्टेंट दोनों का पाइथागोरस नीचे आ जाएगा। तो इस सर्किट को अपन बोलते हैं बेटा इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंडक्टिव सर्किट। क्योंकि VL बड़ा है इसलिए नाम दे दिया। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट। इसमें तो ज्यादा ऊपर की तरफ कौन है? E ऊपर है या I ऊपर है? बताओ आप। E ऊपर है या I ऊपर है? E ऊपर है या I ऊपर है? बताओ। तो E ऊपर है इसमें कंपैरेटिवली, तो E का फॉर्मूला आ जाता है, जो भी E नॉट होगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि ऊपर है। E लीड्स I, E ऊपर है I से, इसका बस वही इंग्लिश में लिख दिया एक तरीके का। इसमें देखें जरा, इसमें E का फॉर्मूला हो जाएगा E नॉट, ये निकालेंगे साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, क्योंकि नीचे आया है फाई के, तो इसे बोलेंगे आई लीड्स E। I ऊपर है E नीचे है, ये बेसिक बेसिक बातें होगी। E ऊपर आया, खान कर सकते हो ये चैप्टर, पर स्टार्टिंग से करना था, अभी मत आओ जस्ट, है ना, पूरा 1 घंटे पहले से आके करो ये चैप्टर, मजा आएगा आपको। आराम से देखो बेटा, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करे। सेकंड वाले में I ऊपर है तो I लीड्स हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सर्किट्स दिखते हैं अपने को, इंडक्टिव देखने को मिलता है, कैपेसिटिव देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या बड़ा होता है। ज्यादा बड़ा VL है तो वो हो जाएगा, ज्यादा बड़ा VC है तो ये आ जाएगा, ठीक है। जनरल जनरल बातें, इस पूरे को नोट कर लो बेटा, इसी को वापस से एक और तरीके से समझते हैं, भी मजा आएगा। बोलो बेटा, क्लियर है बात? बताओ। कुछ फिर ये 3 दिन अप्रोक्सीमेट चलता है चैप्टर, पर क्योंकि मुझे 3 दिन, हाँ 3 दिन में ये चैप्टर हो जाता है, इतना टफ भी नहीं होता, ठीक है। बेटा इससे क्विक रिवीजन अभी मेरे बस में भी नहीं है, मैं 20 के बाद आपको बहुत फास्ट रिवीजन पर डे 1-1 लेक्चर देकर निकाल सकता हूँ 22 के बाद, ठीक है। उसके पहले मैं पर डे 2-2 लेक्चर नहीं दे पाता, इतना पॉसिबल मेरे में भी नहीं है कैपेसिटी। 10 दिन अगर आप वेट कर सकते हो तो आप वेट कर लो। अच्छा, यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर कैसा लगा? रिवीजन वाला उस टाइप का चलेगा ना बेटा? मतलब एक पहला आपको मिल गया है, कुछ चेंजेस करना है तो बताओ। उसमें मैंने बहुत फास्ट कराया पर क्योंकि वो रिवीजन है ना, मतलब 5, अब अगर आपको 1 शॉट पढ़ना है तो करवाया ही दिया प्रचंड में, पूरा पूरा रिवाइज करना हो तो मैं उस हिसाब से बनाया कि यार एग्जाम के 1 दिन पहले खोल के भी देखो तो भी काम हो जाए, मतलब आई डोंट, ठीक है। वो बहुत फास्ट था, मतलब 30 मिनट से 40 मिनट से अपने फिनिश कर दिया था पूरा, तो उस, है ना, बहुत फास्ट था सब कुछ। टेलीग्राम पे डाल दिया बेटा, आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो गलत बात है, ठीक है। उस टाइप का ही मैं बाकी का भी प्लान कर रहा हूँ, लास्ट युद्ध करके तो टेलीग्राम पे ही निकाल रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए मैं, दैट इज टेलीग्राम पे रिवाइज करवा रहा हूँ मैं पूरा का पूरा वो, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर लाइट होता है ना हाँ बेटा, फर्स्ट लेक्चर लाइट होता है, लाइट है फर्स्ट लेक्चर आज का, बहुत लाइट लाइट पढ़ रहे हैं अपन। इसमें असली कंफ्यूजिंग पार्ट आता है पावर में, वहां इंस्टेंटेनियस कब आएगा, एवरेज क्या आएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता। 2-4 पावर के करीब करीब 12 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप सवाल पढ़ के, पागल हो जाओगे। तो वो अपन इनिशियल सिंपल सिंपल पार्ट करें, बहुत बहुत लाइट लाइट सा पार्ट, ठीक है। स्लाइड में आपका वर्क नहीं कर रहा स्कारलेट दीदी, चलो अब देखो, यही जो अपन ने पूरा देखा ना बेटा, ध्यान से देखना। फाइनली
वी आर निकल कर आया अपना, फाइनली ई क्या निकल कर आया बेटा नेट में, ध्यान से देखना बेटा, ई निकल कर आया ई नॉट या अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर और वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर। अब वीसी बड़ा होगा तो वीसी माइनस वीएल कर देना, वैसे भी स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वी आर की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पे खेलते हैं, ये आई नॉट आर होती है, वीएल क्या होता है आई नॉट आर या एक्स एल होता है, इसका रिएक्टेंस बोलते हैं इसमें, वीसी होता है आई नॉट एक्स सी होता है, एक्सएल हो जाता है ओमेगा एल, एक्स होता है 1/ओमेगा सी। क्लियर है बच्चों बात, है बेसिक बात हो जाती है। बेसिक बात है, ठीक है। इनको यहां पुट कर देते हैं, लेट अस पुट देम, यहां पर पुट कर दो। तैयार हो भैया? सब थोड़ा लंबा जाएगा, हाँ दिख के तुम्हें लग गया थोड़ा लंबा जाएगा। अंडर रूट में करो आई स्क्वायर, अच्छा सुनो, इधर भी आई स्क्वायर आएगा, इधर भी आई, सबका स्क्वायर लेके बाहर आई नॉट कर दो, पटक दो एक बार में, आई नॉट डायरेक्ट बाहर ही रख देते, क्यों लिखे अपन ज्यादा। यहां क्या बच जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको मैं आई नॉट, और ये जो अब नया नेट वाला रेजिस्टेंस टाइप कुछ निकल कर आया इसी के अंदर, इसको मैंने नाम दे दिया जेड। ये होता है इंपीडेंस, जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस वही देखो सेम ही देखो, आर का स्क्वायर वीएल वीसी था यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा सब लोग सेम फेज में नहीं होते हैं, रजिस्टर भी डिफरेंट फेज में होता है। यहाँ पे इसका रजिस्टर होता है, ऊपर होता है एक्सएल, नीचे होता है एक्सी, तो वही आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे आर आया, यहाँ पर क्या आया एक्सएल माइनस एक्सी आया, फिर वही नेट रजिस्टर जो आता है इसको नाम देना था कुछ, तो अपन ने उसे जेड बोल दिया कि भैया आर यूज में आ चुका है, एक्स यूज में आ चुका है, एक काम करो उसको जेड बोल देते, बोलने था एक बोल दिया, जेड दे दिया। अंडर रूट में आर का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी बेटा और कुछ नहीं, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब ये एल है और ये सी है, कंफ्यूज हो जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेट में तो स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। वही सेम चीज है, वही ये फाई आ जाएगा सेम टू सेम, टेन फाई क्या आ जाएगा दूर वाला अपॉन पास वाला, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, कॉस फाई आ जाता है आर बाय जेड, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सेम टू सेम। अच्छा यहाँ पे रजिस्टर डायरेक्ट ऐड नहीं होता बेटा, यहाँ रजिस्टर डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता। डायरेक्ट क्यों ऐड नहीं हुआ बेटा, कारण है उसके पीछे का डायरेक्ट ना ऐड, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर में भी फेजेस है, यहाँ रजिस्टर में भी फेजेस है। आर जो है 0 डिग्री पर मानो आप, तो एक 90 ऊपर है और एक 90 नीचे है, रजिस्टर में भी क्या है बेटा फेज में आ रहा है, तो वेक्टर यूज, जब भी फेज में कोई भी चीज आती है तो अपन वेक्टर यूज करके ऐड करते हैं, तो रजिस्टर को भी लाइक अ वेक्टर ऐड करा अपन ने, रजिस्टर होता नहीं है वेक्टर, पर वेक्टर जैसे ऐड करना पड़ा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो सेम देखो, आप देखोगे एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसा था, जो वी के लिए हुआ था वही रजिस्टर के लिए हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल बातें होती है। चलो देखिए, कैलकुलेट, अब सवाल आएंगे कैलकुलेट इंपीडेंस, जेड निकालना है आपको। यहां पर रजिस्टर दे रखा है 2 ओम का, जेड बराबर सिर्फ 2 ही ओम है, 2 ओम, खत्म, सॉल्व हो गया। सर ये था, हाँ यहां पे एक्सएल और आर दे रखा है 3 और 4, जेड अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सी तो 0 ही है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा, 5 ओम। यूनिट ओम ही होती है बेटा, रेजिस्टर, रिएक्टेंस, इंपीडेंस सबकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, अगला देखें, अब एक्सएल, एक्सी और सब आर भी दे दिया है,
अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आ जाता है, जेड पूरा फॉर्मूला लिख दिया। आर तो 3 का स्क्वायर है, एक्सएल माइनस एक्सी में बड़ा माइनस छोटा स्क्वायर ही हो रहा है ना, तो ये 2 माइनस 6 लिख ले अभी के लिए, फॉर्मूले में ही डालनी है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर -4 बेटा, स्क्वायर में क्या फर्क पड़ता है, माइनस है प्लस है, फिर 5 ओम निकल कर आ जाएगा जेड। क्या बात समझ में आ रही है? टफ तो नहीं लग रहा बेटा कि बहुत टफ सा कुछ पढ़ लिया है, ये इजी लग रहा है, बताओ अभी। अच्छा अब समझ में आया कैसे रिएक्टेंस कैसे इंपीडेंस है। मैं अलग पढ़ाता हूँ बेटा एसी, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड। अभी अपन आरएमएस वो बात ही नहीं करी, मैं समझो तो सही एसी क्या है। अभी तो समझ में आरएमएस पढ़ लेते, क्यों आया। अब कहानी सुनो, एसी की पूरी कहानी चल रही है, अपन ने एक एक चीज डिराइव करते हुए चल रहे हैं, प्रॉपर कैसे चीजें निकली समझा अपन ने। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, दोनों का यूज क्या होता है, घर में क्या आता है। अब उसके अंदर अगर तुमने इंडक्टर लगाया तो क्या होगा, कैपेसिटर लगाया तो क्या होगा, रेजिस्टर लगाया तो क्या होगा, क्यों होगा, क्यों फेज डिफरेंस बने, क्यों अलग अलग पोटेंशियल आया, क्यों रिएक्टेंस आया, क्यों इंपीडेंस आया, एक एक चीज एक सिंगल फ्लो की ये कहानी चल रही है बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत मजा आएगा सवाल करने में, आपको बहुत इजी लगने लगा होगा ये टॉपिक। अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसको इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन था, एसी होता है, पर वो ऐसा होता है ना, वो एनसीईआरटी में बहुत ऐसे अब थोड़ा सा अजीब तरीके से दे रखा है, वो उस तरीके से पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। तो बहुत 10 साल की मेहनत के बाद तरीका चेंज, मतलब 2-3 साल में तरीका मैंने बदल दिया था उसको पढ़ाने का, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरीके से पढ़ाने में कंफ्यूजन बहुत क्लियर हो जाते हैं सारे के सारे। अब कितना इजी लग रहा है ये चीज कि सर हाँ सर ये तो इजी है। अरे पोल ही नहीं चला इस बार, तो एक बार और चलाते, नहीं चला तो फिर बच्चा सही बोल रहा था स्लाइड में, फिर हमारे स्कारलेट विच वाज करेक्ट। अब एक्सएल और एक्सी दोनों दे दिया 4 याद रखना, जब भी एक्सएल और एक्सी बराबर है मतलब क्या, आर एक्सएल एक्सी तीनों बराबर है 4 के, मतलब इधर भी 4 वेक्टर, इधर सोचो इधर भी 4 इधर भी 4। फॉर्मूले लगाने मत बैठ जाओ पागलों समान, फॉर्मूले से तो आ ही जाएगा, पर क्या यहाँ पे कॉमन सेंस से आप देख रहे हो ये दोनों तो कट जाएगा, आंसर सिर्फ 4 आ जाएगा। फॉर्मूले से भी देखो आप, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, z बराबर हो जाता है अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट, ये तो 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 ओम निकल के। इसको ही बेटा रेजोनेंस भी बोलते हैं, ये होती है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस कल पढ़ने वाले हैं बेटा, पर कंडीशन यही होती है उसमें एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, ताकि ये कट कट के 0 हो जाता है पूरा। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा का स्क्वायर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC, या टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा 1/√LC ऊपर आ जाएगा 2π√LC, और √LC जो होता है टाइम के सेम डायमेंशन होता है, पढ़ा था अपन ने, याद करो √LC का। तो ये होती है कंडीशन फॉर रेजोनेंस, इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, पर समझा दिया कि कभी ऐसा दिखे आपको एक्सएल एक्सी बराबर है या वीएल वीसी बराबर है, वीएल बराबर वीसी, और भी बहुत कंडीशंस होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, इस सबसे बहुत चीज निकलती है, पर बेसिक सिंपल सवाल से बन सकते थे। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखना, ठीक है, ये कल पढ़ने वाले हैं, पर अभी कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा आगे देखते हैं, आर एक्सएल एक्सी तीनों दे दिया, बताइए जेड बताना है। अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 √13 ओम, ठीक है बेटा। सोनू बहुत बढ़िया बेटा, बताइए बच्चों सिंपल है, टफ तो नहीं लग रहा कि बहुत टफ टफ पढ़ा रहे हैं सर?
बोलिए बच्चों, क्लियर है बात है? एक्सेल और एक्सी दे दिया, जेड बताओ। डायरेक्ट कर दो, आर तो है ही नहीं। एक्सेल माइनस एस एक्सी 8 माइनस 6 2। आई थिंक सो बड़े फास्ट फास्ट सवाल हो जाएंगे बेटा। इजी है, भयंकर आसान है। अच्छा, ये एसी का सबसे टफ पार्ट है। मैं आपको पता होगा मेरा तरीका थोड़ा सा है, पहले टफ, अगर एक टफ निपट रहा है टफ निपटाओ, आसान आसान तो हो जाता है, टफ जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन सवाल ही इन पे आते हैं, वो पावर पे। ये R3 ने एक्सएल एक्सी 6 दे दिया, क्या ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस है या नहीं है? बताओ पहले देखकर एक सेकंड में कि हाँ सर रेजोनेंस की कंडीशन तो है, ये वाला हिस्सा 0 ही हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का। कि डायरेक्ट इसमें एक सेकंड में Z को 3 ओम लिख सकते हो? आप बताओ, क्या ये झटाक से लिख पाओगे अभी या नहीं लिख पाओगे? इजी सी चीज है, एक्सट्रीम इजीली चीज समझ में आ जाएगी आपको। बोलो बेटा, क्लियर है बातें? डायरेक्ट कर दिया आपने, फॉर्मूला आगे करोगे तो भी आएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो थोड़ा स्पीड में। एक्सेल और एक्सी ये है, बताओ जेड क्या हो जाएगा? आर तो है ही नहीं, जेड क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ बेटा। व्हाट विल बी जेड? बहुत बढ़िया, जेड क्या हो जाएगा बताओ बेटा? अरे बहुत इजी, जल्दी बताओ, जेड बहुत आसान है, 0। सही बोला। अब ओमेगा और एल दे, देखो दीजिए सवाल का लेवल बढ़ा रहा हूं। एक्सएल एक्सी, तो पहले आपको यहां पे ओमेगा है और एल है, तो आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा, ओमेगा एल। देखो मैं कैसे कैसे धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है। ओमेगा है पाई और ये है 40 पाई, तो 40 पाई स्क्वायर, 40 इंटू पाई स्क्वायर 10 कितना हो जाएगा? 400 ओम। पाई स्क्वायर को 10 रखते, ऐसे ही सवालों में के अंदर आता है बेटा, ठीक है। वो बहुत लाइट लेक्चर रहेगा पर बढ़िया सवाल होंगे, आपको मजा आएगा करने में। बेटा समझ में आया? एक एक करके धीरे धीरे किसी सिंपली एकदम सबसे घटिया सवाल से चालू किया था अपन ने। अभी तो अपन बहुत टफ, अभी तो अपन बहुत बेसिक पे चल रहे हैं, पर धीरे धीरे करके यहाँ लेवल बढ़ा रहे हैं ना अपन, यही तो मजा है यार पढ़ने का। अगला देखो, अब ओमेगा और सी दे दिया है, z बराबर एक्सी होगा, 1/ओमेगा c होगा। बताइए सॉल्व कैसे करोगे? 1/ओमेगा कितना है? पाई, सी कितना है? सी देखो हमेशा ऐसे दिया होता है, 40 माइक्रो फराड में दे रखा है, 40 माइक्रो है तो पर 10 की पावर 6 चला जाता है, 1 2 3 4 5 6 याद रखना है ना। 1 माइक्रो फराड क्या होता है? 10 की पावर -6 फराड। अपने सवालों में अक्सर नीचे आता है माइक्रो फराड, तो फराड कर दो और ऊपर 10 की पावर 6 भेज दो। समझ में आया? थोड़ा फास्ट करना सीखो चीजों को। 40 पाई माइक्रो फराड है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 0 0 40 इंटू पाई का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 0 0 0 0 काटो, 4 से कटेगा 25, 2500 ओम। बस यहाँ पे याद रखना, ये कैपेसिटर में बहुत बार माइक्रो या मिली फराड में देते हैं ताकि वो ऊपर जाकर, और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा लॉजिकली देते क्यों है, वरना कैलकुलेशन कितनी गंदी हो जाएगी, है ना। अब एक्सेल और एक्सी माइनस करना है, एक बहुत बड़ी वैल्यू, दूसरा कुछ आया ही नहीं ना, पॉइंट पे चला गया, माइनस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो न्यूमेरिकल इजी बनाने के लिए जान कर हमेशा सी की वैल्यू आप देखोगे सवालों में माइक्रो में दे रखी होती है, ठीक है, जान करके देखोगे मिली में दे रखी होती है, तो आप कर लोगे चीजें, फंसोगे मत, अब नहीं फंसोगे, तुम्हें पता पड़ गया कैसे सवाल इजी, कैसे तो न्यूमेरिकल सेटअप होते हैं। अब ओमेगा भी है, एल भी है, सी भी है, देखो दोनों है, तो एक्सएल भी निकालो, एक्सी भी निकालो, बताओ। 40 पाई हेनरी है, हर्ट्ज नहीं है, ये थोड़ी यूनिट गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। अभी निकाला था 2500 ओम आया था और ये 400 ओम आया था। पूछा जेड,
एक्सएल माइनस एक्सी 2500 का मॉड, मतलब नेट में जो पॉजिटिव आएगा वही होगा ना 400। आप देखोगे तो अगर आप फॉर्मूला डालोगे तो 400 माइनस 2500 आ जाएगा, तो माइनस 2100 आएगा। नेगेटिव में आंसर नहीं देते बेटा, तो प्लस 2100 ओम लगाएंगे। ठीक है, जेड नेगेटिव नहीं होता है, वो बस ऐसा है कि फेज का डिफरेंस है और कुछ नहीं। चलिए एक बार और पूछ रहा हूं बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब मैं करना बंद करूंगा सवाल, अब आप लोगों से करवाऊंगा। बताइए, इसमें सब कुछ है। ओमेगा पाई दे रखा है, एल दे रखा है ये 50 पाई हेनरी, सी दे रखा है 50 मिली फराड, आर दे रखा है 1000। जेड निकालना है, बताइए, करके बताइए। अब पहले एक्सएल निकालो, एक्सी निकालो, फिर जेड का फॉर्मूला लगाओ पूरा। आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर करो। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा बेटा। रूट में स्क्वायर होगा ना तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा सवाल है बेटा, बच्चे ने बोला रूट में होगा ना एक्सएल माइनस एक्सी, बेटा पर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव आंसर आता है बेटा। स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो एक्सएल माइनस एक्सी बचेगा, लेकिन ये सिर्फ क्योंकि स्क्वायर होकर रूट हुआ ना तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आया बेटा समझ में? देखिए बेटा सिंपल सी बात है। साधना बेटा सॉरी नहीं दिख रहा तो, पर ये पोल चल रहे हैं ना, मतलब स्लाइड में, मतलब मेरे एंड पे सही हो गया है, फिर वो शायद आपके एंड पे शायद कोई मिस्टेक आ रही होगी, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, यार मेरे एंड पे तो चालू है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, है ना। बाकी बच्चे आप लोगों का स्लाइड में चल रहा है या नहीं चल रहा है बता दो एक बार मुझे। नहीं चल रहा होगा तो फिर मैं सबका सही कराता हूँ। मैडम तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, देखते आता है कॉल बैक तो। आर तो डायरेक्ट है, इसमें कोई घुमारे फिराने वाली बात ही नहीं है। एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो पाई इंटू 50 पाई आ जाएगा 500। सर ये 500 कैसे है बताओ? ये 50 तो था, ये 500 कैसे हुआ बताओ? कोई बता सकता है कैसे हुआ ये 500? एक्सी कितना हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी। 1 बाय ओमेगा कितना है पाई, सी है 50 मिली फराड, 50 मिली का ऊपर 1000 कर दूंगा, 50 पाई मिली फराड होगा बेटा। सॉरी माय मिस्टेक, गलतियां हो जाती है, सॉरी। 50 पाई मिली फराड होगा, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? ये कुछ बन जाएगा 2 ओम। कैसे आया आप लोग बताओ? z बराबर अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यार इसलिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको अपन कम करें थोड़ा, रजिस्टर को अपन इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी वैल्यू बदल देते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा चला गया ना यार, मजा नहीं आएगा इसमें। चलो अब कर दिए, इसको अपन कर देते हैं 10, इसको 10 कर देते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको अपन कर देते हैं 5 पाई। सवाल थोड़ा मॉडिफाई कर दिया बेटा मैंने, फिर से करते हैं अपन लोग। फिर से लिख रहे हैं सवाल को। ओमेगा दे रखा है पाई पर सेकेंड, एल दे रखा है 5 पाई या 0.5 पाई हेनरी, सी दे रखा है 50 पाई मिली फराडे या 5 पाई मिली फराडे कर लो, इसको भी 5 कर लो। फाइव पाई, ये भी 5 पाई, 5 पाई मिली फराडे। रजिस्टर दे दिया आपको 10 ओम का, थोड़ा सा अब सही रहेगा सवाल, ठीक है। इसको काट दो, ये सवाल अपना हो गया नया। अब करते हैं, रजिस्टर तो 10 ओम ही रहेगा, एक्सएल आ जाएगा ओमेगा एल, तो पाई इंटू एल कितना है 5 पाई, जाएगा 50 ओम्स। एक्सी आ जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा है पाई और ये कितना है 5 पाई, मिली का ऊपर 1000 चला गया,
तो 1000/50 0 काटो, या जाएगा 20 ओम। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना सवाल, अब थोड़ा सही सही वैल्यू आएगी। z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, 100 प्लस 50 माइनस 20 30 का स्क्वायर 900, 900 अंडर रूट में 1000 आ जाएगा 10√10, या हो सकता है ऑप्शन में 10 पाई भी लिखा हो। ओ ऐसा भी चल सकता है, हाँ बेटा पाई स्क्वायर 10 था तो √10 को पाई भी तो लिख सकते हो, तो हो सकता है ऑप्शन में 10√10 हो या 10 पाई हो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये होता है बेटा क्वेश्चन में वैल्यू सेट करना। तो जब भी कोई एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाता है, जैसे लेट से मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, तो मैं रैंडम वैल्यूज नहीं भटक देता, मैं ऐसी वैल्यूज देता हूं कि वो कैलकुलेटेबल हो। जैसे लेट से कि 1000 आ गई, एक 0.001 हो गई, तो उसको 0 कर दूंगा, कोई सेंस नहीं बचेगा ना करने का चीजें। ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं, दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर सेटेड आपके एग्जाम्स में। ये समझ में आया बेटा? बहुत लाइट सा लेक्चर है आज, कुछ भी टफ नहीं पड़ रहा है अपन। चलिए अब देखिए अगला सवाल है। देखो आपको बताना है कौन सा ग्राफ किसका है, कौन सा XC है और कौन सा XL है। तो अपने को डायरेक्ट पता, ये फ्रीक्वेंसी भैया ओमेगा के साथ ग्राफ दे रखा है ना, ओमेगा के साथ भी सेम ही होगा। तो XC 1/ωc होता है और XL 1/ डायरेक्ट ωL होता है। आपको देख के बताना है कौन सा ग्राफ किसका है। बताइए ABCD, 45 सेकेंड्स टू गिव द आंसर। बेसिक सवाल बताओ बेटा। पहले अजीब था ना भाई, मैं बता रहा हूं बेटा। तो वैल्यूज इजी कर, कई बार जान करके अब एग्जामिनर खड़ूस आ गया, लेटर से कोई ऐसा आ गया कि बोला नहीं 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 बच्चे, जब पता है एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो क्यों गंदी कैलकुलेशन देते हो। कंसेप्ट पूछ लो ना यार, कैलकुलेटर तो सबके पास आजकल होता है, थोड़े दिन में तो दिमाग में आ जाएगी सबका, न्यूरो चिप विप लगा देंगे लोग, है ना। पर नहीं, वो लोग कई कई एग्जामिनर होते हैं जान करके गंदे वैल्यू सेट करते हैं। इतनी गंदी वैल्यू सेट करो कि आदमी ट्रॉमा हो जाए बच्चे को। होता है, कुछ एग्जामिनर ऐसे ही होते हैं। आपने देखा होगा कहीं, अगर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हो, एक इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वो जान करके पेपर ऐसे सेट करता है कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं पर उसमें मैथ्स की कैलकुलेशन इतनी टफ कर देता है, बच्चों को पेपर टफ लगने लगता है कि सर ये तो बहुत टफ पेपर आया था सर, इस लेवल पे अपन पढ़ते नहीं है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है बच्चों का। जान करके बहुत गंदी कैलकुलेशन देते हैं वो, जबकि है टफ नहीं कैलकुलेशन, तो वही सिंपल है, पर वैल्यू बहुत गंदी गंदी भर देते हैं वो। चलो देखो बेटा सिंपल है, देखो ये वाला इनवर्स में जा रहा है तो ये वाला क्या होगा, कैपेसिटर होगा, और जो डायरेक्टली जा रहा है ओमेगा से वो क्या होगा, इंडक्टर होगा। आंसर सी सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। अगला देखें, फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया देखो बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा निकालना पड़ता है, 2πf होता है ओमेगा की वैल्यू, तो 2π इंटू 500/π होगा, पाई पाई कटेगा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा इसका ओमेगा। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं बहुत बार, 1000 आ जाता है। आराम से देखो बेटा, उनके पेपर में पता फर्जी सवाल होते हैं, फोर्स बराबर माँ है, एक पेपर है जाने, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता है इन लोगों पे, आप इसको 2 और 10 देके भी करवा सकते हो सवाल, मतलब लॉजिकल ये है कि जिसको ये आता है वो, उसका फिजिक्स ठीक है, वो बोले नहीं नहीं फोर्स बराबर माँ निकालो, एम की वैल्यू दे देंगे √10 और ए की वैल्यू दे देंगे 1.235, और फिर ऑप्शन भी इस तरीके से देंगे कि इसको रूट भी निकाल के सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो सवाल 2 सेकंड में हो सकता था, जान करके वैल्यू गंदी देके उस सवाल को वो 1 मिनट का 2 मिनट का बना देते हैं, फिर बच्चों का पेपर छूट जाता है, फिर कॉन्फिडेंस जो गिरता है ना, नहीं आती, सिर्फ 1-2 सवाल होते हैं गंदी वैल्यू वाले। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री में ये गंदी वैल्यू वाले सवाल कई बार फंस जाते हैं, फिजिक्स में इतना कैलकुलेट नहीं करवाते वो लोग आपसे, बोला कंसेप्ट आता है ना फिजिक्स के लिए बहुत है, क्योंकि मतलब उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कैलकुलेटर किसके पास नहीं है भाई। क्यों कर रहे हो ऐसा। चलो देखिए करते हैं लोग, आर है 100 ओम का,
एक्सएल और एक्सी निकाल लो। अच्छा ये इसका आंसर सी कितना, अच्छा वो 45 सेकंड दे रहा हूँ, उसके भी देखते करके। एक्सएल कितना आ जाएगा, ओमेगा एल, एक्सी 1/ओमेगा सी। 1000 इंटू एल कितना है भैया, 1 हेनरी है। 1/1000 इंटू ये कितना है बेटा, माइक्रो फराड है। 1 ऊपर 6 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो बराबर बराबर आ गया एक्सएल एक्सी। अरे कट जाएगा पूरा, आर डायरेक्ट 100 ओम आ जाएगा, बराबर आ गया तो रेजोनेंस का केस हो गया। तो एक्चुअली वो लोग भी गलत नहीं, देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। टीचिंग के भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो टीचिंग फिलोसॉफी जो मेरे को मेरे मम्मी पापा ने सिखाई गई है, मैं टीचर्स की फैमिली से आता हूँ। हमारे घर में सिखाया जाता है कि पहले एकदम आसान करो, हर कॉम्प्लेक्स चीज आसान चीजों से मिलकर बनती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले पढ़ाई, इस चैप्टर में भी आपको पाई स्क्वायर 10 आपको अलग से बताया, ठीक है। फिर क्या करो, आसान आसान चीजों को मिलाकर आप कॉम्प्लेक्स ब्लॉक बनाना स्टार्ट करो। जैसे अपन सिर्फ देखो, सिर्फ इंपीडेंस निकालने के सवाल कर रहे हैं आज, देखो कितना बेसिक कर रहे हैं, पर कल जब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे उसमें ये सवाल का पार्ट होगा, तो कल बच्चा ये सेकंड्स में निकाल देगा। ये एक फिलोसॉफी हो गई, ये पार्ट हो गया। फिर जब आप थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करोगे, 2 सिंपल 3 सिंपल कंसेप्ट से, वो बहुत अच्छे समझ में आने लगेंगे कि हर पार्ट समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया। बाकी कई टीचर्स की फिलोसॉफी होती है कि नहीं, एकदम कंसेप्ट बताओ और एकदम सबसे हार्ड क्वेश्चन दो, उस हार्ड क्वेश्चन के अंदर सब समझा दो अलग अलग पार्ट, तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, पर वो एवरेज बच्चा, अबव एवरेज बच्चा कर जाता है, बिलो एवरेज बच्चा वो नहीं कर पाता। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है। सोम डायरेक्ट आंसर है। पोल फुस हो गया इस बार तो। देखे जरा, RC circuit connected in series with AC source, the value of reactances for inductor capacitor is 200 और 600 400 हो जाएगा मिलाकर टोटल, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन एंड इम्पीडेंस Z ऑफ द सर्किट इज Z। व्हाट हैपेंस टू इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इफ वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंस आर इंटरचेंज। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो खत्म है बात। अरे भाई एक्सएल माइनस एक्सी करना स्क्वायर ही होता है ना, मतलब इसका तो प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो तुम 200 माइनस 600 करो, 600 माइनस 200 करो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर ही होना है, वो तो पॉजिटिव ही आएगा, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनचेंज्ड फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सिंपल सी बात है। अब सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, आज का लास्ट टॉपिक है बेटा जो कर रहे हैं, बस सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन करके छुट्टी कर देता हूं कि मैं, ठीक है। इतने सारे देखो सिंपल सिंपल चीजें करेंगे, बस सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके क्वेश्चंस करके छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। लाइट रखते चीजें। नहीं बेटा, सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन आपने छोटी क्लास में क्या अभी मतलब अभी ही पढ़ा था अपन ने, थोड़े टाइम पहले ही, 1 महीना हुआ है पढ़े हुए। अगर 3 रजिस्टर होते थे, देखो लॉजिकल देखो चीज है, तो देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया, आप देख रहे हो एकदम डीसी के अपन वहां से चालू करा। हर चीज में लिंक करके पढ़ना पसंद करता हूँ कि अपन ने ये पढ़ा था तो उससे अपन ये आगे देख रहे हैं चीजें। R2 R3 पढ़ा, ये कहानी है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 डायरेक्ट क्या बोलते सकते थे बेटा अपन, ER1 अपॉन टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट बोल देते थे अपन। इसके अक्रॉस क्या जाएगा, V2 ER2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके अक्रॉस V3 पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ER3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट I की वैल्यू क्या हो जाती थी, E अपॉन टोटल सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम चीज हो जाती है बेटा, यहाँ पे इंडक्टर है, रजिस्टर है, और सॉरी कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर है। यहाँ वोल्टेज ऐसा आ गया कुछ E0 मैक्सिमम दे दिया मैंने। यहाँ करंट, यहाँ पे रिलेटिव सीरीज में नेट जो होता है वो एडिशन से नहीं होता, फेजर से आता है, वो ऐड होके पता है। तो यहाँ पे टोटल जो I0 होगा करंट, वो E0 बाय Z होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल VC निकालते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है R1, यहाँ पे हो जाएगा XC E0 बाय Z। इसका कितना आ जाएगा VR R E0 बाय Z अपॉन में टोटल यहाँ
सीरीज जैसे ऐड ना होके फेजर एडिशन होकर टोटल जेड कहलाता है बेटा। वीएल क्या हो जाएगा, एक्सएल ई नॉट बाय टोटल क्या है, जेड है। अब बताओ ये कितना इजी हो गया समझना आपके लिए। देखो सीरीज में कितना इजी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि जेड निकालना अपन ने ऑलरेडी सीख लिया है, एक्सी एक्सएल अपन ने ऑलरेडी निकालना सीख लिया है। ये बात समझ में आई बेटा? ये सेम चीज पड़ी, बस क्या फर्क हो गया, R1 R2 R3 का, यहाँ पे इसका रजिस्टर एक्सी है, आर एक्सएल हो जाएगा। टोटल होता था पूरा, या टोटल अपन फेजर से निकालते हैं, एसी में टोटल जेड हो जाता है, इंपीडेंस बोलते हैं। अब ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, तो ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा। देखो बेटा क्लियर है बात ये, दिस विल बिकम वेरी इजी क्वेश्चन। अरे बेटा बात समझ में आई? आराम से देखो इस चीज को, यहां मुझे परफेक्शन चाहिए बेटा, यहां परफेक्शन चाहिए। ये लास्ट कंसेप्ट है जो आज का अपन को पढ़ना है। अब इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन छुट्टी कर लेंगे बेटा, ठीक है? ये लास्ट कंसेप्ट है जो आज पढ़ना है। और ये एसी का बस समझो आपने मैक्सिमम एसी का पार्ट आज खत्म भी कर दिया, इतना छोटा चैप्टर है ये। अब देखो बाकी जगह पे से बच्चे स्टार्टिंग में सर आप थोड़ा अलग से पढ़ाते हो, तो तरीका उसका पीछे कारण समझ में आया तुमको? बाकी जगह पे चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है ठीक है, आप देखोगे बाकी जगह पे बुक्स वगैरह में या टीचर से चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। मैंने यहां से स्टार्ट किया क्या? नहीं किया, मैंने स्टार्ट इसके बहुत पहले से करा। अपन एक कहानी बना कर लाए, अपन वाइब डेवलप करते हुए लाए, जेड क्या होता है पीछे का कारण समझा, अपन इंडक्टेंस के कारण समझा, और फिर फाइनल जाके जहां पे लोग चैप्टर चालू करते हैं वो मेरे चैप्टर के थोड़ी देर बाद आता है, मैं थोड़ा पहले से चालू करता हूं, इसलिए बोलता हूं मैं नेगेटिव से पढ़ाता हूं हमेशा। अब ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है? और इस चक्कर में लास्ट ईयर में बहुत बदनाम हो गया था कुछ कुछ जगह पर, कम्युनिटी में भी देखोगे जो कई बच्चे लास्ट ईयर पढ़े थे, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर इजी इजी क्वेश्चन करा देते हैं। तो इसलिए मैंने लेबलिंग स्टार्ट कर दी इस साल प्रचंड में, इजी मीडियम हार्ड योद्धा, कि भैया इजी हार्ड और योद्धा भी कराता हूं, पर वहां तक पहुंचने के लिए तैयारी तो करो वहां तक जाने की। तो कई लोग स्टार्टिंग का लेक्चर देखते थे कि यार इजी सी पढ़ा रहा है, भाग जाया करते थे कि तो ये तो हमको लेवल ऊपर का ही चाहिए। तो इसलिए मुझे लेबलिंग करना स्टार्ट करनी पड़ी कि भैया हार्ड भी आएगा, तू इजी करके नहीं भाग ठीक है, पूरा पढ़। जैसे पोटेंशियल अक्रॉस गिवन रजिस्टर सबका बताओ, 120 इंटू आर बाय टोटल सीरीज, ये तो सीरीज में दिख रहा है, डीसी करंट 6R, और बाकी निकाल लेना, होमवर्क है अपन, ये सब आपके होमवर्क के सवाल, ठीक है? हेलो हेलो, बताइए इसमें जेड क्या होगा पहले बताओ, चलो। एक्सएल एक्सी और 5 दे रखा है, जेड निकालो, आर दे रखा है, बताइए क्या होगा? देखो आर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एक्सएल कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 25 प्लस 1, अंडर रूट में 26। इसको कितना मिल जाएगा बेटा? इसके ऊपर अक्रॉस मैक्सिमम वीसी कितना आ जाएगा, 3 इंटू 120 बाय रूट 26। इसको कितना बच जाएगा, VL 2 इंटू 120 बाय रूट 26। इसको कितना मिलेगा बेटा, VR 5 इंटू 120 बाय रूट 26। करंट आई निकालने को बोल दिया तो कितना आ जाएगा, 120 बाय रूट 26। ये मैक्सिमम पे खेल रहे अपन बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया, इजी है बेटा, समझ में आया? चीजें बहुत इजी है, चीजें टफ नहीं, चीजें बहुत ही आसान है, ठीक है? अच्छा एक यहाँ पे तुम्हारा डाउट आना चाहिए था जेन्युइन, जो तुम लोगों का मुझे अब तक दिख नहीं रहा है। देखो बेटा इजी सी चीज है, आराम से देखो, देखो VC VL VR,
तीनों को जोड़ने पे 120 नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन देखो ना, नॉर्मल रजिस्टर में आप निकालोगे, तीनों को ऐड करोगे तो 120 आता ही है हमेशा। या तीनों को जोड़ने पे 120 नहीं आ रहा है। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना बेटा थोड़ी सी यार। तो ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि वोल्टेज भी डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसमें फेजर वाला ऐड होता है। अपन पढ़ता E बराबर अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। हाँ, जब ऐसा करके करोगे तो बराबर आ जाएगा E निकल करके, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि AC में फेजर होता है। अब हीट लॉस नहीं बेटा, समझ में आया कंसेप्ट? क्योंकि वोल्टेज भी कैसे फेजर में ऐड होता है ना, वेक्टर टाइप ऐड होता है, होता नहीं वोल्टेज वेक्टर। पर क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज में भी अलग अलग साइन कॉस चल रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते जैसे डीसी में करते हो, ठीक है। तो जब आप इसको भी ऐसे ऐड करोगे तो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फेजर एडिशन होगा इसमें भी, ठीक है। अब ये सवाल होमवर्क दे दो, कर लोगे बेटा, सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। सब डायरेक्ट सवाल दे रखे हैं आपके लिए 2-4। An inductive circuits contain 10 ohm and inductance of 20 ampere. रजिस्टर दे दिया है, इंडक्टेंस दे दिया हेनरी, 10 हेनरी, 20 हेनरी, 10 और 20 हेनरी। एसी वोल्टेज 120 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दे दी है। द करंट वुड बी नियरली कितना हो जाएगा? देखो, वी आपको ई दे दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो ओमेगा निकल के आ जाएगा 2 पाई इंटू 60। करंट अब निकाल सकते हो E बाय जेड से। Z क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XL, मतलब ओमेगा L का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। 120 अपॉन में अंडर रूट में R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, 10 का स्क्वायर, और ओमेगा L कितना हो जाएगा? थोड़ा लंबा 20 मल्टीप्लाई करो, इसमें ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी 120 पाई में 20 240, बहुत ज्यादा थोड़ा बड़ा जा रहा है। देखो एक्सेल क्या आ रहा है, 2 पाई इंटू 60 इंटू 20, ठीक है भैया। 2 0 यहाँ पे आ गए, 2400 पाई जा रहा है का स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा ना, गंदा हो रहा है सवाल, पर ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। निकाले 24 का स्क्वायर करो, 24 इंटू 24 कितना हो रहा है? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 और 4 6, 8 2 16 17, 1 से 576, 57600, पाई का स्क्वायर एक और 10 हो जाएगा, 576,000। तो 120 अपॉन में अंडर रूट में 576,100। ओह, तो बड़ा गंदा हो रहा है। अब ये गंदी वैल्यू आ गई, कम आती है पर कभी कभी फंस जाती है, बताया आपको मैंने। तो 576,100 का अंडर रूट करूंगा तो रूट में 760 के आसपास आ रहा है। डिवाइड कर दो तो काट देंगे, 6 काटो 2 से कितना जा रहा है? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 से जा रहा है 3, 2 से जा रहा है 1 और 19, तो 3/19 करीब करीब जा रहा है। ये कितना आ रहा है? 3/19, फटाफट करके देख लो। 0.30 हो जाएगा, 19 1 जा ही आएगा, 3 में 0 लग जाएगा, 19 1 जा 19, 19 तो 38 हो जाता है, 19 आ जाएगा, 30 में से माइनस करो, कितना बच रहा है? 11 बच रहा है, 110 चला जाएगा, 19 5 जा 95 के आसपास आ रहा है, तो 0.1516 के आसपास आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। सवाल समझ में आया बच्चों? थोड़ा गंदी कैलकुलेशन थी पर कंसेप्ट आ गया तो कर लोगे। अब आपने सिंपल सवाल कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, अगला सवाल हो जाता है। लॉन्ग एयर कॉइल्ड कॉइल, एयर कॉइल्ड कॉइल का इंडक्टर बोल दिया ना बेटा, ऑफ अ मैग्नेटिक वायर टू 100 वोल्ट डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई बेटा याद रखना, डीसी सप्लाई, एंड रिकॉर्ड्स अ करंट ऑफ 25 एम्पियर। डीसी सप्लाई में इंडक्टर वाला पार्ट कोई काम नहीं आता क्योंकि करंट कांस्टेंट में इंडक्टर स्ट्रेट वायर हो जाता है, पढ़ा पढ़ने का एलआर में, ठीक है। तो 100 वोल्ट डीसी आपने लगा दिया, आर है, करंट आया कितना? 25 एम्पियर,
तो इनडायरेक्टली भैया ने क्या दे दिया, आर की वैल्यू दे दी, आर निकल जाएगा V बाय आई से 4 ओम। ठीक है, याद रखना डीसी सप्लाई में इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं, तो यूजलेस हो गया ना, सीधा वायर बन जाता है। पढ़ा अपन ने एलआर में, कल की क्लास में पढ़ा अपन ने। ठीक है, व्हेन सेम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी करंट, तो पहले तो ओमेगा निकालो, 2.100 पाई हो जाएगा, 2 पाई एफ, और ई दे दिया उन्होंने 100। करंट रिड्यूसेस टू 20 एम्पियर, आई बराबर ई बाय जेड, सॉरी हाँ ई बाय जेड हो जाएगा 100 बाय जेड, या जेड आ जाएगा ई बाय आई इसमें। 100 बाय करंट कितना 20, काटो 5 आ गया आपका। अब आर पता है, जेड पता है, एक्सएल पूछ लिया, जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। या तुम चाहो तो सिर्फ ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो ना बेटा। देखो अगर एक आर आपने ले लिया ऐसे ट्राइंगल इस टाइप का, ऐसा ही बना लो तुम चाहो तो, एक्सएल आर और जेड का ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो चाहो तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 5 आ गया है, आर आपका 4 आ गया है, पाइथागोरस ही तो लगती है, अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस 16, तुम्हें पता है ये 9 का स्क्वायर 3 ही आएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी निपटा सकते थे आप चाहो तो। एक बार ये 4 आ गया 5 आ गया तो 3 4 5 हो जाता है, वैसे भी सोच सकते थे। तो लॉट ऑफ वे यू कैन गो अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा मजा आया सवाल कर, ये टफ सवाल था थोड़ा सा, इंटरेस्टिंग था, मजा आया। ऑलराइट, बहुत इजी सवाल है ये वाला भी, अंडर रूट में वीएल का स्क्वायर वीएल माइनस वीसी, ये जेड ही टोटल ई पूछ रहा होगा और क्या होगा, कर देंगे। ठीक है, फेजर ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने बेटा, चलो यहां से अपन कल देख लेंगे मेरे से। ठीक है, क्वेश्चन है बड़े इजी हैं, मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, अपन कल क्लास में करेंगे लेकिन। ठीक है, मैं अभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करोगे एक बार सारे क्वेश्चन, 10 एक क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल ट्राई करोगे। देखो वोल्टेज एल सी सारा के सारे इसमें दे रखे, कैसे करोगे, बस सिंपल सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है, सब सिंपल सिंपल सवाल है, मजा आएगा करने में। ठीक है, जो अपन ने फेज, अब देखो अपन ने दो, फिर नीट दोनों मिल, फिर नीट के बहुत सारे पीवाई क्यों आ जाएंगे इसके ऊपर जो आए, सिंपल सिंपल से करना आराम से बैठ के। ठीक है बेटा, होमवर्क क्वेश्चंस क्लास में दिए हैं, अगर नहीं करा बेटा तो ईएमआई की मॉड्यूल एक बार कर लेना, हो जाएंगे आपसे एक्सरसाइज 1, सिंपल सवाल होता है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी फेजर रिवाइज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, फेजर हो पाए एसएचएम का तो एक बार रिवाइज कर लेना, तो उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने तरीका देखा बेटा, अपन ने वही चीजें फॉलो करी बेटा। ठीक है, राधा बेटा आपका डाउट पूछ लो, है ना, आपका डाउट पूछ लो, मैं अभी बता देता हूँ, अगर अभी आप थोड़ा सा समझा पाए तो बता दूंगा बेटा। देख लो बेटा, बता दो, पूछ लो। बताओ बेटा। अब वही सिंपल, आप पैटर्न देखिए, एसी पढ़ने का तरीका यही है, अगर आपको इजी करना है तो पहले अपन ने पूरा सिंपल सा फेजर वाला पूरा पार्ट पढ़ा, फिर अपन ने पूरा इंपीडेंस वाला पार्ट पढ़ा, फिर दोनों को मिलाएंगे, और अब ये जो होमवर्क है आपको दिया है, अगर आपको दोनों बेसिक पता है तो ये क्लियरली आप कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, फेजर वाले पार्ट वाले जो क्वेश्चन है। फिर इसके ऊपर पीवाईक्यू भी आ गया, देखो आप, तो सिंपल सिंपल चीजों से बहुत सिंपल चीज हो जाएगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ब्लैंक पीडीएफ कौन कौन से चैप्टर्स की नहीं भेजी बता दो मुझे, उनकी भेज देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, अब बेटा गलत होगा तो देख ले, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब वो एक सवाल कल फिर से करा दूंगा वो वाला। ठीक है, 5 7 6 वाला वो अपन देख लेंगे। रिवीजन ऐप पे डालने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, जब 2 3 लेक्चर आ जाएंगे फिर ये ऐप पे डलवाऊंगा मैं, क्योंकि ऐप पे आ गया मतलब फिर वो एक दिन का भी गैप नहीं ले सकता मैं इसको डलवाने में, फिर वो रोज रोज डालने पड़ेगा, है ना। तो मैं करवा दूंगा, ऐप पे भी डल जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऐप पे भी डलवा दूंगा। ठीक है, राधा बेटा तेरे डाउट का वेट कर रहा हूं मैं, है ना, पूछ ले बेटा।
परिधि मुझे कैम टफ लगने लगी है दिख रहा था। अरे थैंक यू सो मच बेटा। बताओ बेटा। बेटा डाउट तो ज्यादा बेटा स्टार्टिंग में अगर डाउट पूछे, बंदा बैठा है डाउट बताने के लिए, बता पूछ डाउट, 5 दिन से वही पूछ रही है, तो फिर अब कल के लेक्चर फिर स्टार्टिंग में 10 मिनट आ जाएगी डाउट 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 और फिर चली जाएगी। क्या प्यारी प्यारी बच्ची है, चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ठीक है। और एक मोहित करके छोरा भी था कि 3 दिन से सर मुझे इग्नोर कर रहे, बेटा पूछ रहे, डाउट पूछ रहा हूँ मैं। लास्ट चैप्टर पे पॉइंट्स करते हैं बेटा, वो भी ईएमआई इसी के साथ में कर लेंगे, जैसे अपन ने मैग्नेटिज्म के किए थे ना दोनों के। ठीक है मनप्रीत, बोल ले बेटा यार, आराम से करते हैं ना। कल जो आपका ये वाला वोल्टेज में कैसे इंपीडेंस होगा, कल सवाल आएंगे, सब आंसर आ जाएगा। कुछ मिलना है बिल्कुल आ जा मिलने बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गई, कोई बात नहीं बेटा, बाय बाय, मिलते हैं।